तो यूथफुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ब्रेकअप और एक डाइवोर्स वाला भी चीज़ चल रहा है। ये सारी चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा क्यों हो रही, क्या इसका कोई लिंक है, क्या इस पे कुछ आप तो आपने 5 चीज़ें जो हमको हटानी है। एक तो मेरे को रिफाइंड शुगर दिख नंबर गया, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी ठीक है। रिफाइंड वेज ऑयल में याद रखिएगा 3 बार केमिकल और पेट्रोल मिलाया जाता है। ये सुसाइड वाली चीज़, ये क्या हो रहा है? क्या हमारा माइंड में कुछ खराबी हो गई है? क्योंकि ये अगेन इफ़ आई गो बैक टू 20 30 40 इयर्स बैक, मेरे को इतनी सारी पढ़ने नहीं मिलती थी एंड सडनली आई थिंक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हो सकता है, मतलब उससे उसी में मेरे को सबसे ज़्यादा दिख रही है आए दिन, और लास्ट 4 साल से तो और ज़्यादा दिख रहा है। पता नहीं कोविड के बाद दोस्तों पार्ट 1 राम वर्मा सर के साथ जब हमने किया, आपने इतना प्यार दिया कि मैं मजबूर हो गया जल्द से जल्द पार्ट 2 अपलोड करने के लिए। और सीधे बिकॉज आप लोगों को पता है हम इतनी इन्फॉर्मेटिव और मुद्दे की बातें कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं राम सर के पास। राम सर, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर लास्ट पार्ट तो बहुत धमाकेदार गया एंड आई एम प्रिटी श्योर ये भी बहुत धमाकेदार जाएगा और लोग और मांगेंगे। बट मैं ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ अब पूछना चाहता हूँ, और जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, पुराने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जिन लोगों को नहीं पता, माइंड एनएलपी और गट के एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इनसे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, वो बता देते हैं। सर ने इतनी अध्ययन किया है, पढ़ाई करी, एक्सपेरिमेंट किया है। बट सर आज का पहला सवाल, जो लोगों ने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, ब्रेकअप्स, ये आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और मैं इसको दो तरीकों से देख रहा हूँ। एक तो यूथफुल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ब्रेकअप और एक डाइवोर्स वाला भी चीज़ चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ एज अ पर्सन जो गट को भी समझते हैं, माइंड को भी समझते हैं, ये सारी चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा क्यों हो रही, क्या इसका कोई लिंक है, क्या इस पे कुछ आप टिप्पणियाँ देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं किताबों को जब पढ़ता हूँ या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं जो लेता हूँ, या फिर मैं सैकड़ों लोगों को हर महीने काउंसलिंग देता हूँ या वर्कशॉप देता हूँ, जो उनकी बातें सुनता हूँ या उनसे सवाल करता हूँ। मेरे 34 सालों का अनुभव है एनएलपी पढ़ाने का। तो उन्हीं अनुभव से मैं कुछ चीज़ें बताना शुरू करूँगा। पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी रिश्ते को जब आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें एक भाव होना चाहिए, और वो भाव दोनों को क्लियर होना चाहिए। इनको हम वैल्यू हायरार्की कहते हैं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने अकेलेपन को भरना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा आदमी हो सकता है कि वो इस रिश्ते में मेरे से कोई गेन चाहता है और वो बहुत इमोशनल है। तो इसमें ऐसा लगेगा कि ना तो उसको कुछ मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है। अगर मैं हल्का सा जोक के साथ शुरू करूं तो यूं समझिए कि मैं भी डिप्रेशन का शिकार था और वो भी डिप्रेशन का शिकार थी, और हम दोनों एक पार्टी में या एक पार्क में मिल गए। जी। दोस्ती हो गई। जी। मैं डिप्रेस्ड हूँ, हाँ मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। धीरे धीरे ये दोस्ती आगे बढ़ गई जी। और रिलेशनशिप में या शादी में बदल गई। अब मैं उसे क्या दूंगा? डिप्रेशन जो मेरे पास है, और वो मुझे क्या देगी? डिप्रेशन। डिप्रेशन। और हम किस चीज़ से परेशान थे? डिप्रेशन। तो याद रखिएगा, ये तो वही वाली बात है कि अंधे की अंधे से दोस्ती का करोगे क्या। यानी कि ना तो आप मेरी वैल्यूज़ को पूरा कर रहे हो और न ही मैं आपकी वैल्यूज़ को पूरा कर रहा हूँ। तो जब भी कोई भी रिश्ता बनता है, उसमें पहली चीज़ होती है वैल्यू हायरार्की। यानी कि आप किन वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अक्सर लड़कों से पूछता हूँ, हम शादी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को एक ही तरह से लेके कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बताऊँगा। अगर उन बेसिक चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो हम अपने परिवारों को बचा सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल हो चुका है। पहली बात तो ये है कि जब भी मैं एक लड़के से बात करता हूँ कि तुम शादी कर रहे हो, तो कहते हैं हाँ जी कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसी लड़की चाहिए? तो हमेशा उसकी एक ही बात होती है कि सर सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्लिम भी होनी चाहिए, पार्टी के रूल्स उसे पता हो। मैंने कहा ठीक बात है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो ब्यूटी है या उसकी लंबाई है या ये पार्टी के रूल हैं, ये तो थोड़े दिन बाद यूजलेस हो जाएंगे। मान लेते हैं 2 साल बाद आपके घर में एक बेबी आता है, तो ब्यूटी तो गई, और आपकी वैल्यू में क्या था? ब्यूटी। तो अब आप क्या ढूंढेंगे? ब्यूटी। और वो नई ब्यूटी आपको जहाँ पर भी अवेलेबल होगी, और ये आदमी आपको क्या लगेगा? आपको अभी समय से पहले आपको मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाएगी। मिड लाइफ क्राइसिस एक हमारा एक फिनोमिना होता है अभिषेक, कि हाँ कुछ दिन के बाद हम अपने पार्टनर को जिसके साथ हम रहते हैं उसको हम डिसलाइक या उसको डिसोसिएट करना लगते हैं दिमाग के अंदर, और एसोसिएशन में कोई और आ जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं सर फिर हमें क्या करना है? मैंने कहा मुझे ये बताओ शादी का पर्पज़ क्या है? तो जब आपको शादी का पर्पज़ ही नहीं मालूम है, तो आप इस इस रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हो?
अगर मैं आपसे कहूँ, आप एक फैमिली मेंबर हैं, आप एक ट्रेनर भी हैं, आप एक समाज को गाइड भी कर रहे हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ कि हमारी अगर मैरिज हो रही है, इंडिया में मैरिज हो रही है, तो हमारा पर्पज़ है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान रखें, उनको डिसरेस्पेक्ट ना करें, उनको घर से बाहर ना फेंकें। हमारा दूसरा पर्पज़ है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक अच्छी नेशनलिस्ट, यानी कि एक राष्ट्रवादी बढ़िया विचार दें। हम उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनाएं सोसाइटी का, और हम उनको सभी वैल्यूज़ को समझाएं। आप कहेंगे हाँ जी, तो तभी तो आप खुश रहेंगे जब आपकी करेक्ट, वैल्यूज़ पूरी हो रही होंगी बच्चों के थ्रू। बिल्कुल, हाँ, लेकिन इसमें तो ब्यूटी आई नहीं। इसमें तो आपके पार्टनर का, जो आपकी बीवी है, वाइफ है, उसका विजडमफुल होना ज़रूरी है। पर आप विजडमफुल को तो वहाँ पर आपने रखा ही नहीं, वो आपकी प्रायोरिटी में सबसे नीचे है। वहाँ पर फर्स्ट लुक आ गया है, वो जो डिसेप्टिव हो सकता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि जब आप रिश्ते में जा रहे हैं, तो आप अपनी वैल्यूज़ को क्लियर करिए। दूसरी बात, उन वैल्यूज़ को क्लियर करने के लिए आप ड्रामा नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। भाई साफ सी बात है कि पहले तो तुम अपना ख्याल रखो। तो आप अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करिए, जो आपकी सेल्फ इमेज से आएगी, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी है। आपके पास पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि हम इस रिलेशनशिप को कहाँ तक ले जाएंगे। और याद रखिएगा, आज आपके पास एक चीज़ हो गई है, वो है एग्जिट। मैं कई बार यंग लड़के लड़कों को देखता हूँ और वो कहते हैं कि शादी करी थी लेकिन मेरी नहीं बात बन रही, तो इसमें तो एग्जिट है ना। तो मैं कहता हूँ भाई तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो था नहीं है। मेरी तो मदर ने पहले ही एकदम से कहा था कि ये यहाँ से एग्जिट नहीं है बेटा। अपनी मर्यादाओं को तुम्हें भी समझना होगा और दूसरे की मर्यादाओं की आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और रिश्ता मर्यादित होता है, ये टेंजिबल नहीं होता। यानी कि इसमें कोई पदार्थ या सॉलिड नहीं है। इसमें एक धागा है जो इनविजिबल है, जिसको हम मर्यादा कहते हैं। लेकिन अब किसी भी स्कूल में इन मर्यादाओं को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। जिन चीज़ों को आपको पढ़ाया नहीं गया, तो आप उस काम को कैसे कर लेंगे। गड़बड़ ये होगी कि हमने पुरानी जनरेशन को अपनी आने वाली के मैं ज़्यादा जानता हूँ, अगर मैं अपने फादर से ज़्यादा जानता हूँ तो कंप्यूटर तो ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन उसके पास जो एक अनुभव है वो तो है ही नहीं मेरे पास। लेकिन मैं कहता हूँ इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पैसा कमाने के लिए, फ्रीडम देने के लिए तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत है। तो इसका मतलब है जो मर्यादाओं का आपके पास फ्लो था वो तो ख़त्म ही हो चुका है। तीसरी बात है कि आप याद रखिएगा, जब शादी की बात होती है तो पहले 3 साल बड़े क्रूशल होते हैं। पहले 3 साल जब हमेशा याद रखिएगा, शादी तब चलती है जब आपके पास प्रेशर भी हो। पहले आपकी सोसाइटी में प्रेशर होता था, यानी कि जो आपको वाइफ मिली है या वाइफ को हस्बैंड मिला है, वो कोई जानने वाले होते थे, और आपको प्रेशर होता था कि अगर तुमने इसको कुछ कहा तो मैं तुम्हारा फूफा हूँ और मैं तुम्हारी बुआ हूँ, दोनों आके बैठ जाते थे सर पर और पब्लिकली कहते थे कि तू इसे कुछ नहीं कहेगा। और वो एक प्रेशर होता था। धीरे धीरे आप ट्रेंड होते थे उस आदमी के साथ रहने के लिए, फिर आपके पास किड्स आ जाते थे, फिर वो एक एक रीज़न बनता था आपको साथ रहने का, और उसके बाद आप एक दूसरे की ज़रूरत बनते थे, क्योंकि अब आप एक दूसरे की वैल्यूज़ को और आइडेंटिटी को अपने साथ मर्ज करते थे। और एक मोमेंट आता था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, बिकॉज इट हैज़ बिकम माई पार्ट। नाउ इट इज़ नॉट माई वाइफ, इट इज़ मी इट सेल्फ। इट इज़ नॉट माई हस्बैंड, इट इज़ मी इट सेल्फ। और जब तक वो मी नहीं आएगा, याद रखिएगा हम दो हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी रिश्ता है तो पहले तो ये देख लीजिएगा कि इस रिश्ते का पर्पज़ क्या है और वैल्यूज़ क्या है। दूसरी बात, आपके अपने रिश्तों के लिए बिलीफ क्या है। अगर मैं कहता हूँ रिश्ते जी का जंजाल है, तो फिर आपकी सिंपली आप इस जी के जंजाल को एक दिन जरूर एक्सपीरियंस करेंगे और दूसरे को भी कराएंगे, क्योंकि आपका बिलीफ ही यही है कि रिश्ता जाल है। अगर रिश्ता जाल है तो इसको मैं काट कर ही निकालूंगा, क्योंकि जाल को सुलझा कर तो आप निकल नहीं सकते। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब आपके एक अलाइनमेंट होगा ना अभिषेक, कि मेरे लिए रिश्ते की वैल्यू क्या है, मैं इस रिश्ते में अपने आप को विक्टिम पा रहा हूँ या मैं इस रिश्ते में अपने आप को एक विनर पा रहा हूँ, तो आप इस आइडेंटिटी को क्रिएट करिए। और मैं एक पर्पज़ के साथ हम दोनों चल रहे हैं, तो ये रिश्ता दूर तक चलेगा। नहीं तो आप इसको यूटिलिटेरियन की तरह तोड़ेंगे कि भाई अभी ये कार जो 10 साल पुरानी होगी जी, कार को तो 10 साल रख भी रहे हैं, यहाँ तो 10वें दिन काम ब्रेकअप हो रहे हैं अब तो करेक्ट, शादी के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। दूसरी चीज़, ये तो माइंड के लेवल पर आ गई है। दूसरी चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। एक किताब मैंने पढ़ी, उसका नाम है द सुपर गट। सुपर गट एक डॉक्टर की लिखी हुई है जिनका नाम है डॉक्टर विलियम डेविस। उनकी दूसरी किताब भी बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है व्हीट बैली। दोनों ही किताबों को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन सुपर गट में उन्होंने एक चीज़ बताई जो जिससे मैं चौंक गया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास एम्पैथी होती है तो रिश्ता चलता है। एम्पैथी का मतलब है कि मैं आपके भाव को समझूं और आप मेरे भाव को समझें और हम एक पॉइंट ऑफ व्यू को
इसको लेना शुरू करें। यानी कि आपके दिमाग में, आपके भावों में क्या पेन चल रहा है, मैं उसके साथ रिलेट करूं और फिर मैं ऐसे काम ना करूं कि आप ज़्यादा पेन में जाएं। उन्होंने कहा है कि आज हम एक नार्सिज्म के साथ, प्रॉपर्टी के साथ जी रहे हैं, आई डोंट केयर वाली सिचुएशन के साथ जी रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर रिश्ता ही कहाँ रहा, मर्यादा तो ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा है कि हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। कई बार आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि गट बैक्टीरिया का कोई भी हमें कैप्सूल दीजिएगा, तो आप देखेंगे वहाँ लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ है और वहाँ पर लिखा होगा एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रोटेरी। इसकी खास बात यह होती है कि यह आपकी उस जीन को प्रभावित करता है या गाइड करता है, क्योंकि ये माइक्रोबियोम होता है। यह अपनी जीन्स के द्वारा आपकी जीन को एक्टिवेट करता है, टर्न ऑन करता है, जो लव की जीन होती है, जिससे हमें ऑक्सीटोसिन मिलता है या टुगेदरनेस का हार्मोन रिलीज होता है। अगर आपके पास ये हार्मोन नहीं है, आप कितना भी आई लव यू लिखते रहें या किसी पार्टी में जाकर आप गले पे हाथ डालकर सेल्फी भी देते रहें, दुनिया ऐसे देखेगी आप बहुत बढ़िया कपल हैं, लेकिन अंदर आप खोखले हैं, मुझे मालूम है। याद रखिएगा, आप अपने गट को संभालिएगा, क्योंकि गट में सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं और उनमें से ही लव का और हैप्पीनेस का केमिकल जो है वो आपके गट में रिलीज होता है, माइंड में नहीं। तीसरी बात आपको याद रखिएगा, 3 स्टेट को समझना होगा जी। पहली स्टेट है चाइल्ड स्टेट, दूसरी स्टेट है टीनेज स्टेट और तीसरी स्टेट है एडल्ट स्टेट। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं इन तीनों स्टेट को समझाने की कोशिश करूंगा और उसी तरह से आप अपने बच्चों को और अपने मेंटीज को भी आप गाइड करिएगा। सर एक नहीं, आपके पास पूरे मिनट्स हैं, आप बिल्कुल बताइए इसको अच्छे से। पहली स्टेट होती है चाइल्ड स्टेट। जब हम बच्चे होते हैं तो हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। भैया मुझे सड़क पार कर दो, मम्मी मेरा बैग लगवाओ, ठीक है ना, मम्मी मेरा ये होमवर्क करवा दो, मम्मी मेरी पेंसिल को शार्प करो। यानी कि हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं और हमारे पास एक ही सवाल होता है, ये क्यों है। आप भी अपने बच्चों को देखिएगा, पापा ये क्या है, चाचा ये क्या है, मामा ये क्यों है। और आप कई बार कहते हैं यार कितने सवालों के जवाब दूं, क्योंकि वो अपने वर्ल्ड को फॉर्म कर रहा है और उसके पास वहां पर लॉजिक नहीं होता। उसने कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा बेटा ये पानी है। अब ये दूसरे से कहा पापा जानते हो ये क्या है, ये पानी है, चाचा ने कहा है। यानी कि वो लॉजिक नहीं लगाएगा, वह अपनी वोकेबलरी को डेवलप कर रहा है। ये साइकोलॉजी को समझना होगा। फिर आपने उससे कहा कि पापा चाचा ये पानी क्यों होता है, बेटा इससे प्यास बुझती है, मम्मी पानी से प्यास बुझती है। नाउ ही इज गेटिंग हिज विजडम फ्रॉम यू विदाउट एनी लॉजिक। ये 2 स्टेट होती हैं, डिपेंडेंस स्टेट एंड वाई। उसके पास वाई होता है और डिपेंडेंट स्टेट होती है। अभी ये बच्चा है, अब ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये टीनेज में जाता है जी। ये वाई को वाई नॉट में बदल देता है। आप अपने बच्चे से कहिएगा बेटा 17 साल का हो गया, दारू मत पिया कर, वाई नॉट। बेटा दोस्तों के साथ रात को मत रुका कर दूर देर तक, वाई नॉट। बेटा गाड़ी को 90 की स्पीड पे मत चलाना, वाई नॉट। तो उसका वाई अब वाई नॉट में बदल जाता है, बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक योर वर्ड्स। यह उसका इवोल्यूशन हो रहा है और यह बेहद जरूरी है जब वो आपकी बात काट रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी गड़बड़ कर देते हैं कि जो आप ममाज बॉय क्रिएट कर देते हैं, नहीं जो मैं कहूँगा वही करो, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है और वो चाइल्ड स्टेट में रुक जाता है। उसके पास यहाँ पर अब इंडिपेंडेंस आ जाती है, डिपेंडेंस नहीं। आप उससे कहते हैं बेटा मैं बताता हूँ गाड़ी कैसे चलती है, अरे रहने दे पापा यार, ऐसे ही वर्ड आते हैं ना, रहने दो यार पापा, ठीक है ना। मम्मी कहती है बेटा आयरन को ऐसे करना होता, अरे मम्मी रहने दो ना, मैं अपने आप कर लूँगा। नाउ ही वॉन्ट्स टू रिजेक्ट एवरी असिस्टेंस, बिकॉज उसे ये लगता है कि मैं इवोल्व हो रहा हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है। इस समय पर आपको उस बच्चे के साथ अगर अच्छा उसे पार्टनर बनाना है 15 साल बाद, तो इस समय आप उसके दोस्त बने, ना कि माँ बाप। क्योंकि आप माँ बाप देकर वो आप उसको आदत आपको वही पड़ी है जो कि आप तो उसको बच्चा मानेंगे, और वो हो रहा है अब टीनेज में आ चुका है। अब उसको वैल्यू समझाइए कि बेटा देखो शराब तो तुम पियोगे, पर इसका तरीका ये है, इसके बाद ये मत करना, अगर ये करोगे तो ये पेन आ सकता है, ये हमारे लिए घर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ये गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि ये जानकारी मैं क्यों दूँ, ये स्कूल देगा, स्कूल नहीं देगा। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाता है, बाकी दुनिया की लाइफ में उसमें 0 आता है, अदरवाइज मत लीजिएगा। जो सो गुड कॉल्ड गुड स्कूलिंग है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अंग्रेजी बोलने में आपको फिर परफेक्ट बना दिया, जो सिर्फ आप एक नौकर बन सकते हो। जरूरी नहीं कि उस स्कूल का पढ़ा हुआ एक अच्छा हस्बैंड भी बने। ये कड़वी बात जरूर लगी कि रियलिटी है ये। अब तीसरी चीज आती है, जब वो बच्चा इस प्रोसेस से पूरी तरह से पार होता है, अगर वो पार नहीं हुआ, मम्माज बॉयज बन गया और वो चाइल्ड स्टेट में रह गया, तो यहाँ पर एक नुकसान होगा जो मैं भी बता रहा हूँ।
अब तीसरा स्टेट आती है एडल्ट स्टेट। एडल्ट स्टेट आती है जब इन दोनों स्टेट से वो बाहर आ जाता है और फिर वहाँ पर ना डिपेंडेंस होती है और ना इंडिपेंडेंस होती है, यहाँ इंटरडिपेंडेंस होती है। और याद रखिएगा, रिश्ता और समाज इंटरडिपेंडेंस से चलता है। समाज क्यों टूट रहे हैं मेरे गांव के? मैं एक गांव को बिलोंग करता हूं और वह वेस्टर्न यूपी में है। पहले हम इंटरडिपेंडेंट थे। मेरे गांव में एक कारपेंटर था, एक बार्बर फैमिली थी, लोहार फैमिली थी, कुम्हार फैमिली थी। वहाँ पर बहुत सारे और ऐसे लोग थे जो काम करते थे और वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट थे। अचानक कुम्हार का काम किसी और ने दे दिया कि हम आपको सप्लाई कर देंगे। वो बेचारे ख़त्म हो गए वहाँ से। आप सलून में जाने लगे तो उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई और समाज पूरी तरह से टूट गया। याद रखिएगा, जब आपके रिश्ते में इंटरडिपेंडेंस होगी तब ये रिश्ता चलेगा। और दूसरी बात है, ना वहाँ पर वाई होगा न वाई नोट होगा, वहाँ पर विजडम होगी, कहाँ पर मुझे वाई लगाना और कहाँ पर वाई नोट लगाना है। याद रखिएगा, गड़बड़ ये होगी कि अगर आप रिश्ता किसी चाइल्ड के साथ कर रहे हैं तो आपने सोचा था मुझसे से सहारा मिलेगा और थोड़े दिन बाद पता चलता है कि तुम ही उसका सहारा बनो और तुम्हें आदत नहीं है। और आप कहते हो तो बच्चा फंस गया मुझे, मम्माज बॉय मिल गया मुझे। तो अधिकांश लड़के यही तो कहते हैं, मुझे तो इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए था। भाई इंडिपेंडेंट तो आपको एडल्ट चाहिए था। या फिर आपको एक टीनेजर फंस गया जो वहीं रुका हुआ है उसका टाइम। वो कहता आई डोंट केयर, क्योंकि टीनेज में एक ही चीज होती है, आई डोंट केयर। वो कहते हैं कि आप मेरे लिए कमिटेड हो, वाई आप इस काम को ना करो, वाई नॉट। तो रिश्ता याद रखिएगा, ना चाइल्ड स्टेट में अगर कोई बच्चा रुका हुआ है और वो बड़ा हो गया, ना वहाँ बनेगी बात और ना ही टीनेज में बनेगी बात। तो बात बनेगी जब आप एक एडल्ट स्टेट को जी रहे हो। लेकिन गड़बड़ी होगी अभिषेक, ये मेरे और आपके बीच की बात है, शायद सब लोग इसको लाइक भी नहीं करेंगे, समझेंगे भी नहीं, पर बोलूँगा मैं कैमरे के सामने ही कि हम अच्छे कारपेंटर तो बन सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि अच्छे एडल्ट भी बने। एडल्ट उस सेंस में यानी कि हम अच्छे इंसान भी बने। मैं एक इंजीनियर हो सकता हूँ IT का, पर जरूरी नहीं कि मैं अच्छा इंसान भी बनूँ। मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, पर जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ। गड़बड़ ये होगी कि हम प्रोफेशन से अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा ये आदमी बना नहीं बना। जब भी अगर मैं आपसे, कोई भी आदमी आपसे एक बात कहे, अभिषेक ध्यान से सुनिएगा, एक मोमेंट और फिर अगला सवाल। बिल्कुल। कोई भी आदमी आपके पास आए, मान लेते हैं आपके घर में कोई बच्चा है जो शादी लायक है, बेटी है, बहन है, कोई भी है। आप किसी आदमी से कहना, यार मैंने अपनी बेटी की सगाई कर दी है, फाइनल कर दिया रिश्ता। पता अगला शब्द क्या होता है? लड़का क्या करता है? बिल्कुल। पूरे इंडिया में एक ही सवाल है, लड़का क्या करता है? बिल्कुल। मेरा सवाल है, वो तो ठीक है, वो आदमी बन गया नहीं बन गया? क्योंकि जिंदगी आदमी चलाएगा, इंसान चलाएगा। कई बार मुझसे लड़कियां कहती हैं, सर हाउ टू चूज अ गुड हस्बैंड, लाइफ पार्टनर। बिल्कुल, फिर तो आप क्या कहते हैं? कई बार लोग कहते हैं ही शुड बी अ गुड प्रोफेशनल, ही शुड अंडरस्टैंड यू। ये वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता अंडरस्टैंड को। तो अंडरस्टैंड कैसे कर लूँगा मैं? ये तो वेग वर्ब है, अनक्लियर वर्ब है, ठीक है ना। ही शुड लव यू, मैं एक ही बात कहता हूँ जो मैंने किसी मेंटोर के द्वारा सुनी और मुझे दिल पर लग गई। उसने कहा, मैं उस लड़की को एक ही बात कहता हूँ कि उस लड़के से शादी करना हु कैन मेक यू लाफ इन एवरी सिचुएशन, उसमें इतना दम हो। जिस दिन आपके पास खाने के पैसे ना हो उस दिन भी तुम्हें हंसा दे। जिस दिन तुम एंग्जाइटी में जी रही हो उस दिन वो सिर्फ तुम्हें हंसा दे, रिलीज हो जाओगे सब। बाकी सारी चीज़ तुम्हारे पास है। उस बड़ी मर्सिडीज में हो सके बैठे हुए यू आर ईटिंग एंग्जाइटी की गोली, फिर फायदा क्या रहा? वाह सर, मतलब मतलब जो ये आपने कुछ लास्ट में कुछ बातें बोल दी वो बिल्कुल मैटर करती है। तो लड़कियां जो लड़के ढूंढ रहे हैं, तो सर ने जैसा कहा है कि जो आपको हंसा सके किसी भी सिचुएशन में, चाहे खुशी हो या गम, वो इसमें आपको सब कुछ छिपा है। हंसाएगा तभी तो जब वो कमाएगा भी, खिलाएगा भी। सब लिंक्ड है। हंसाएगा वो तभी तो जब तुम्हारे पेरेंट्स की भी देखभाल करेगा। हंसाएगा वो तभी तो जब तुम्हारे बच्चे को भी वो बढ़िया करेगा। हंसाने में तो सभी कुछ आ गया ना। बिल्कुल सर, बिकॉज हम कहीं ना कहीं यूथ और जेंजी रिलेटेड बात करें, एक और प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ ये आखिर क्यों बढ़ रहा है, सुसाइड का।
आजकल जैसे कोटा की तो आप खबर सुनते ही होंगे कि आए दिन ये होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में मार्क्स नहीं आए या कुछ भी नहीं होता है तो फिर उसके चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में सुसाइड कर लिया। फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स, आजकल मैं देख रहा हूँ न्यू एज कॉर्पोरेट में भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं। कुछ किस्से आते हैं कि मेरे वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सुसाइड कर लिया, मेरा सेल्स टारगेट नहीं हुआ तो हम किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड वाली चीज़, ये क्या हो रहा है? क्या हमारा माइंड में कुछ खराबी हो गई है? क्योंकि ये अगेन इफ आई गो बैक टू 20 30 40 इयर्स बैक, मेरे को इतनी सारी पढ़ने नहीं मिलती थी। एंड सडनली आई थिंक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हो सकता है, मतलब उससे उसी में मेरे को सबसे ज्यादा दिख रही है आए दिन, और लास्ट 4 साल से तो और ज्यादा दिख रहा है। पता नहीं कोविड के बाद से तो मतलब एक फैशन टाइप मेरे को लग रहा है। क्या हो रहा है सर, क्या अगले प्रॉब्लम 10 सालों में ये एक पैंडेमिक की तरह में फेस करना पड़ सकता है, और मैं इसके सीक्रेट बता सकता हूँ। इसके दो जी सर। सीक्रेट हैं। लोग ये कहेंगे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। फ्रस्ट्रेशन तो हमारे पूर्वजों के साथ ज़्यादा थी। उनके पास ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उतने उनके पास रिसोर्स नहीं थे। एक साइकिल नहीं मिलती थी मेरे टाइम में। एक साइकिल खरीदने के लिए 3 साल वेट करना पड़ा। 8वीं क्लास में जाके साइकिल मिली। 6ठी क्लास में 7 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। फ्रस्ट्रेशन तो वहाँ भी बहुत थी, लेकिन वो क्यों हैंडल कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 2 थिंग्स। उनमें से एक है गट बैक्टीरिया। पहले आप चौंक जाएंगे कि हमारे गट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है, अगर वो पनप जाए तो वो हमारे माइंड को हैक करके हमें आत्महत्या की तरफ ले जाता है। उसका नाम भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। गट में बैक्टीरिया? यस सर। जो Okay. जो चीज़ मैं दूंगा वो ऑथेंटिसिटी के साथ दूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल मैं लोगों से कहूंगा कि इसे जल्दी से ठीक कर लो अपने बच्चों को कोटा भेजने से पहले। जी। और जी। दूसरी बात है कि कई बार हमारे माइंड को या हमारे पूर्वजों से द्वारा आने वाली जो कहानियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। हमारी दादियाँ जो कहानियाँ सुनाया करती थी, जो आपकी नानी ने कहानी सुनाई है, जो आपने गांव में बैठकर कहानी सुनी है, वो ख़त्म हो गई। वही हमारे रेफरेंस थे। रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ अ लाइफ। हमारे जीवन के जो रेफरेंसेस हैं, हमारे अनुभव जो हैं, जो जीवन से हमने लिए हैं लोगों से, वे हमारे फैब्रिक हैं जीवन को बनाने के लिए। वो फैब्रिक कट गया है। अब दादी को फुर्सत नहीं है कि वो किटी पार्टी से बाहर निकले। आप ये मानते हैं कि आपने अच्छे बच्चे को स्कूल में डाल दिया, अच्छे स्कूल में, जहाँ पर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और 2-4 चीज़ें सिखा दिया, सी डी और जावा। इट डजेंट मीन कि उसको जीने की अभी रेफरेंस मिले हैं। हमारे पास रेफरेंसेस की कमी है। याद रखिएगा, हम सबकॉन्शियस को पढ़ाता हूँ मैं पिछले 34 सालों से, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हूँ इसका। टीचर नहीं हूँ, ट्रेनर तो पता नहीं कोई है नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ। याद रखिएगा, जब भी जीवन में आपके पास रेस्क्यूअर की कमी होगी तो आपका माइंड आपको एक ही बात कहेगा, मेरे पास अभी एक रेस्क्यूअर हो। रेस्क्यूअर का मतलब सहारा देने वाला, और वो है मौत। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और ये हो सकता है कि हमारे दर्शकों को पहली बार चोट लगे दिल पर। आप बच्चा रो रहा है, 6 साल का, 6 महीने का बच्चा है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, अपने काम से खेल रहा है। आप अपना काम कर रहे हो दोस्त के साथ बैठे हुए, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन, वो अचानक रोने लगा है। अभी भी आप अपने फ्रेंड के साथ काम कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आप इन 2 सिचुएशन में भागकर कब उसे गोद में उठाएंगे? जब वो खेल रहा था, जब यह रो रहा था? रो रहा था, बोला ना यही, और ये पूरी दुनिया यही बोलेगी। और याद रखेगा, ये पहली जिम्मेदारी आपने गलत तरीके से निभाई है, बीइंग ए पेरेंट। यानी कि अगली बार इस बच्चे को आपकी गोद चाहिए तो क्या करना होगा? तो आपने इस ट्रिगर, जो एंकरिंग कहते हैं एनएलपी में, जिसे मैं चौथे दिन पढ़ाता हूँ, आप किस चीज़ के एंकर हैं उसके लिए? रोने के लिए। उसे गोद चाहिए आपकी, लेकिन कब मिलेगी? जब वो रोएगा। याद रखिएगा, कभी एक किताब पढ़िएगा जिसका नाम है वेल डन। वेल डन। हाँ, डॉक्टर केन ब्लैंकार्ड की है, जी जी जिसने जी 1 मिनट मैनेजर लिखी है। जी 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 जी। उसकी एक किताब है वेल डन, कि कैसे एक वेल मछली जो 12 टन की है, 40 किलो के आदमी को वो डांस करती है, उसको अपने ऊपर बैठा के, और डॉलर कमाती है, जबकि वो एक झटके में उसे खा सकती है। वो सिर्फ इसलिए कि वह उसके पॉजिटिव जो एक्शन है उसको रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ तब उसको खाना देता है जब वो छलांग लगाती है। उसे लगता है कि जब भी मैं छलांग लगाऊंगी तो मुझे फिश मिलेगी खाने को, और जैसे ही फिर वो फिश देता है, वो छलांग लगाती है। याद रखिए कि हम पहली चीज़ है, हम पेरेंटिंग गलत कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा, पहली चीज़ पेरेंटिंग की यहीं से गलत हो जाती है कि आपके पास रेफरेंसेस ये है कि आपने उस बच्चे को रिवार्ड ही निगेटिव चीज़ों पर किया है, और हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वहाँ नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप अगला सवाल सुनिएगा, ये इससे भी इम्पोर्टेंट है, और यहीं पर सारे पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे। और शायद ये जो टॉक है, ये उस पेरेंट तक जरूर चली जाएगी जो इस समय डरा हुआ है
और वो कुछ बदलाव करके उस बच्चे को बचा सकता है। मेरा अगला सवाल यह है कि आप 2 साल के बच्चे को घुमाने ले गए पार्क में, 2 साल का बच्चा अपने पैरों पे चलने लगता है, वो कभी तितली पकड़ रहा है, कभी वो नीचे गिर रहा है, कभी वो घास को टच कर रहा है, कभी वो फूल को खेल रहा है, और आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं उसे देख रहे हैं और वो अपनी मस्ती में खेल रहा है, लेकिन अचानक वो पीछे की तरफ देखता है और देखता है बेंच खाली है। क्या अब वो खेलेगा? क्या अब वो उस घास को एंजॉय करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसे पता है कि पापा वहाँ नहीं है, मम्मी वहाँ नहीं है, चाचा वहाँ नहीं है, ये बेंच खाली है। अब उसके याद रखेगा, उसके खेल का मजा तब था जब तक बेंच पर आप थे। गड़बड़ ये हो गई कि बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पर उसे टीचर उसकी आइडेंटिटी के ऊपर रोजाना कुठाराघात करता है। यू कांट डू एनीथिंग, दो 4 नहीं, 5 नहीं होते, 4 होते, स्टूपिड, खड़े हो जाओ पीछे। एंड ही थिंक्स ये मेरे लिए जेल है। यहां पर आपके बच्चे याद रखेगा, किसी मॉल में जाकर किसी हीरो के साथ अंधेरे में बैठने की पिक्चर देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ड्राइंग रूम में और इस क्लासरूम में जाने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे नो यहां पर उनके लिए सेफ्टी नेट कट चुका है। याद रखिएगा, उस बच्चे के खेल का मजा तब तक है जब तक कि बेंच पर आप हैं। इस वर्ड को मैं दे रहा हूं पहली बार, वो है सेफ्टी नेट। घर पर वो आता है, वो कहता है तुम्हारे इतने एग्जाम है, पड़ोसी के देखो कितने आए हैं, और वो कहता है ये भी मेरे सेफ्टी नेट नहीं है। एंड द चाइल्ड इज लिविंग विदाउट सेफ्टी नेट इन 21st सेंचुरी। सो कॉल्ड इंटेलिजेंट एजुकेटेड मदर फादर, बढ़िया स्कूल के, उन्हें यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं उसको। अरे भाई, आपने किसी सर्कस में उन लोगों को देखा है जो हाँ, आई मीन ऊपर रोप पे और ये सब करते हैं सब जी जी चीजें? जी करता हूँ। वो एक्सपर्ट होते हैं, बिल्कुल। इधर से एक आदमी कूदता है, उधर पकड़ बिल्कुल लेता है, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ। और वो बहुत एंजॉय कराते हैं। Correct. लेकिन याद रखिएगा, इसे करने से पहले वो पहले एक सेफ्टी नेट नीचे लगाते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। सेफ्टी नेट याद रखिएगा, उसका वो कभी यूज भी नहीं करते, सिर्फ उतरने के लिए करते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट हैं। लेकिन सोचिएगा कि एक दिन सेफ्टी नेट नहीं है, उनका दिमाग कहाँ रहेगा? उनका दिमाग कहाँ है? गिर ना जाऊं। और याद रखिएगा, यह 90% फोकस को खत्म कर गया। जब आप बच्चों से कहते हैं कि बेटा तेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, और आप डायलॉग भी वही बोलते हैं फिल्मों वाले जो गलत बेवकूफी में लिखे गए हैं, और आप कहते हैं कि जाओ कोटा में, तेरे से बड़ी उम्मीद है बेटा, पास हो गई आना। अब बच्चे का सेफ्टी नेट तो आपने खत्म कर दिया। तुम ही हो मेरे बुढ़ापे का सहारा। आप उसे ये क्यों नहीं कहते बेटा तू अपना मजा ले, वहां पर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खड़ा हूं तेरे साथ। मैं गर्व के साथ कहता हूं, मैंने सेंटेंस बोला था अपने बेटे को। ठीक है कि मोमेंट आए ना आए, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। इस दुनिया में कोई कुछ भी कहे, अपने बच्चे से ये कहो कि बेटा ये दुनिया कितनी भी तुम्हारे लिए क्रूअल हो जाए, ये 2 बाहें हमेशा तेरे लिए हैं और मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगा। बोल के देखो, एक दिन वो IIT करे ना करे, लेकिन वो एक इंसान बनेगा, चमकता हुआ सितारा बनेगा। उसे ये पता है कि यहाँ पर फेल हो गया तो वहाँ भी कोई नहीं है, दे विल नॉट एक्सेप्ट मी, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब ये डायलॉग मैं सुनता हूँ ना, एक सक्सेसफुल लड़की से भी मैंने सुना है, सब मैंने मेरे लिए ज़रूरी था, नहीं तो मेरे पेरेंट्स का दिल टूट जाता। अरे भाई, पेरेंट्स की गलती है ये कि अगर तुम्हारा दिल टूट रहा है अपने एक बच्चे के फेलियर से, वो फेलियर नहीं है, वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। जीवन में याद रखिएगा, इफ यू हैव मिस्ड द बस, द कार इज कमिंग। अपने बच्चों को बताइए कि बेटा अगर ये अवसर खो गया, चिंता मत कर, कंधे से देकर कार आ रही है तेरे लिए। 100 करोड़ खोगे तभी तो 1000 करोड़ की प्लान बनेगी भाई साहब। गुड इज द एनिमी ऑफ बेटर, याद रखिएगा जीवन में। आई वॉन्ट टू गिव यू गुड लाइफ, गलत कर रहे हो। एंजॉय योर जर्नी। अगर गुड इज मिस हो गया, बेटर, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कुछ भी नहीं। मैं अगर ये अट्रैक्ट करूं कि अभिषेक सर मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, और मैं इस क्वालिफिकेशन को करते करते इस लायक हो जाऊं कि अभिषेक जी मुझे बुला रहे हैं, तो अभिषेक ने तो अलग बुलाया है, लेकिन याद रखेगा इस समय मैं और बड़े पॉडकास्टर या और बड़े नेता के लिए भी क्वालिफाई कर चुका हूं। और कल मैं क्वालिफाई करूं कि मैं अपने चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा और अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाता जा रहा हूं, तो याद रखिएगा वो मिले ना मिले, पर मैं क्वालिफाई कर गया हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए बन चुका हूं। और अगर नहीं भी मिलेगी, बुलाएंगे वो, इट्स नॉट माई लॉस, इट इज हिज लॉस, क्योंकि मैं तो क्वालिफाई करता हूं PMO के लिए। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है भाई। किसी एग्जाम को पास करके आपने या फेल करके ये दिल पर ले लिया है तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपसे इंटेलिजेंट लोग भी मिलेंगे और उस दिन की मोमेंट भी मिलेगी कि किस तरह से
एक पल के लिए आपने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कई तैयार किया था, आपकी स्टेट बिगड़ गई, करेक्ट। आपकी स्टेट बिगड़ गई। बिल्कुल उस टाइम कोहली की भी तो बिगड़ जाती है ना, जीरो पे बिल्कुल आउट हो बिल्कुल जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्किल तो है ना उसके पास। जब आपने स्किल तैयार कर ली, एक मोमेंट पर नहीं आई आपके पास बॉल समझ में, विकेट उड़ गई, उड़ जाने दो, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बढ़िया बैट्समैन नहीं, स्किल तो आ चुकी है। करेक्ट। भाई मैंने एनएलपी पढ़ानी सीख ली, मैंने पैसा कमाना सीख लिया है, 1 महीने नहीं बैच बना, कोई बात नहीं, मुझे पता है कल सूरज निकलेगा, बरसात आएगी, हवा चलेगी, मैं इस इनसिक्योरिटी में जिए। तो आप अपने बच्चों की सिक्योरिटी को हम पेरेंट्स खराब कर देते हैं, हम अपने बच्चों की सिक्योरिटी को पेरेंट्स खराब कर देते हैं, एंड वी आर नो मोर सेफ्टी नेट फॉर देम। अगर आप बेस्ट पेरेंटिंग करना चाहते हैं कि बच्चे कभी आत्महत्या जैसी चीज ना सोचें, तो वो ये है कि बिकम देयर सेफ्टी नेट इन ऑल द सिचुएशन। आप अपने लक्ष्यों को उनके ऊपर डालकर उनके कंधों को तोड़ रहे हैं। और उसके बाद गट बैक्टीरिया है सर, हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टोक्सोप्लाज्मा, आगे बढ़े, गोंडाई, GONDII। याद रखिएगा, यह हमारे पास 30% लोगों के पास पड़ा है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमेशा हमें ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है कि हम तेज़ी से गाड़ी चलाएं और एक्सीडेंट हो, एडवेंचरस काम करें और जीरो कर दें। कई लोग आपको मेंटी में भी मिलेंगे आपके, कि आप सलाह दे रहे हैं कि पैसे को रोक कर खेलो स्टॉक में, वो कहता जी मैं तो सारा लगाऊंगा आज, मेरा दिल कह रहा है, दिल नहीं कह रहा है। यू आर हैक्ड बाय द टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कि आप जीरो करके एकदम से ऐसी सिचुएशन में जाएंगे कि आप जो है परेशानी में फंसे रहें। आप कभी भी कोई किताब पढ़ लीजिएगा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई अभी भी गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एडवेंचरस चीज़ें चल रही हैं या फिर आपको आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, इसमें इस बैक्टीरिया का भी एक रोल हो सकता है। जरूरी नहीं ये सबके पास ये एक्टिवेटेड हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी पहले पॉडकास्ट में कि हमारे गट के बैक्टीरिया हमारे बैड बैक्टीरिया को संभाले रखते हैं, उनको एक्टिवेटेड नहीं होने देते। टोक्सोप्लाज्मा हैक्स योर ब्रेन। जिन चूहों को टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई दिया गया, वे चूहे उस जगह पर गए जहां पर उन्हें ईगल इजीली खा सके, या फिर उस जगह पर गए जहां बिल्लियां उनको अटैक कर लें। वो छुप रहे थे उससे पहले, जैसे ये बैक्टीरिया उनके पेट में डाला गया, उनका बिहेवियर कंप्लीटली बदल गया। द सेम थिंग, जिन लोगों ने आत्महत्या की या एक्सीडेंट हुए, जब उनमें से कई लोगों को, एक बड़ी जनसंख्या को रिसर्च की गई उनके उनके पोस्टमार्टम में, तो पाया गया कि वहाँ टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द गट, गुलिया एंडर्स की किताब पढ़िएगा, जो नेटफ्लिक्स पर जिसकी सीरीज भी है द गट के ऊपर। जो द गट आई थी जिसमें आई थिंक उनने बोला था कि अलग अलग वैरायटी का खाना खाते रहे। यस सर, ओके। इसका मतलब आपने ओके। सुना है, देखा है। जी 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 जी। सर लेकिन पता है आप इतना बढ़िया एम्फेसिस गट पे देते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारे व्यूअर्स ऑडियंस भी शॉक्ड होते होंगे कि कितनी सारी, ऑलमोस्ट मुझे तो समझ में आ रहा है सब कुछ ही हमारा फंक्शनिंग कहीं ना कहीं गट से रिलेटेड हो रहा है। माइंड, गट एंड वेगस नर्व, जो बीच का जी, पोस्टमैन है। बिल्कुल, जो आपने लास्ट टाइम भी बताया था। लास्ट टाइम से अभी तक मैंने एक चीज नोटिस करी है, आप फर्टिलिटी की बात करते हैं, सॉइल, जो आप हाँ, गट की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज समझनी है, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर एपिसोड को बहुत ज्यादा यूथ सेंट्रिक भी रख रहे हैं और उनके पेरेंट सेंट्रिक रख रहे हैं। आपके हिसाब से आज की युवा पीढ़ी या उनके पेरेंट्स क्या गलत कर रहे हैं, जो शायद जाने अनजाने में कर रहे होंगे, जिसके चक्कर में उनके किड्स का, या किड्स बाय देमसेल्व्स 20-25 तक मैच्योर हो जाते हैं, वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसके चक्कर में उनके गट में, एज आई कुड अंडरस्टैंड, बैड बैक्टीरिया का प्रेजेंस ज्यादा है और गुड बैक्टीरिया ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है, जितने भी सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, जब हम अपने जब एक बच्चा बाहर आता है, जी तो जो मदर के जो वेजाइनल बैक्टीरिया हैं, वही बैक्टीरिया हमें चाहिए जीवन के लिए। फिर उसके बाद मदर का जो मिल्क है उसमें वही बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक दोनों होते हैं। याद रखिएगा, ये जो नेचुरल बर्थ है, ये हमारे बर्थ कैनाल से हमें मिलता है। वो हमारे मुंह से बैक्टीरिया, हमारी आंखों से, नाक से और हमारी स्किन से पूरी तरह से हमारे गट के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। उनके साथ हमारा एक ताल्लुक है, इन गट बैक्टीरिया के साथ। वो ये कहते हैं कि आप हमें ऐसी जगह दो जहाँ ऑक्सीजन ना हो, और है बड़ी आंत।
और ये वो कहते हैं कि हम आपको जीवन देंगे, आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा ठीक रखेंगे, आपके जीन को हमेशा एक्टिवेटेड रखेंगे जो पॉजिटिव हैं, और जो नेगेटिव जीन हैं उनको हम दबाए रखेंगे। उनका हमारे साथ संबंध है कि हम आपको हमेशा विटामिन बना कर देंगे, सीरोटोनिन देंगे जो तो अच्छे केमिकल्स हैं, और आपकी इम्यूनिटी को गाइड करेंगे कि वो बिना मतलब एक्टिवेटेड ना हो। ये उनका पहले हमारे साथ संबंध है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है कि हम जो नॉर्मल बर्थ है वो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर एक डॉक्टर ने जिनका नाम है एरिका सोनेनबर्ग, उनके हस्बैंड है जस्टिन एननबर्ग, उन्होंने एक किताब भी लिखी है द गुड गट, द गुड गट। उन्होंने कहा है कि उनकी जब पहली बेटी सिजेरियन ऑपरेशन से हुई तो उसके बिहेवियर बड़े उठपटांग हो गए, वो हमारी बात नहीं सुनती थी, और उसके मतलब गट में पाया गया कि उसके पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो हमारे रिश्तों को बढ़िया करें। उसके पास और दूसरे भी प्रॉब्लम थी कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पर वो मूड स्विंग हो रहा था। चूँकि वो खुद डॉक्टर थी और तब तक गट के ऊपर ज़्यादा काम नहीं चल रहा था, लेकिन उसने इसके ऊपर पूरी स्टडी की। उसने कहा कि जब मेरी दूसरी बेटी हुई वो भी सिजेरियन ऑपरेशन से होनी थी, तो लेकिन इस बार उसने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कहा है कि अपने सर्जन से कहा है कि जो वेजाइनल स्वैब है, ये बैक्टीरिया है, उसे कॉटन से आप मेरे बच्चे को लगाओ। और उसे उन्होंने ऐसे किया कि वो वेजाइनल स्वैब को पूरी तरह से उसके होठों को, उसके नाक को, उसके आँखों को, उसकी बाकी स्किन को उससे पूरी तरह से लगाया गया, एंड उस बच्ची को सारे बैक्टीरिया बने। पहली चीज़ है कि हम सिजेरियन ऑपरेशन की गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर वो नहीं बच रहे हैं आप, तो आप पहली चीज़ है जो मैंने अभी बताई है, ये हर लड़की को पता होना चाहिए, हर मदर को पता होना चाहिए जिसका सिजेरियन ऑपरेशन होना, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है कि ये गट बैक्टीरिया हमारे अपने मदर के मिल्क से मिलते हैं, लेकिन उस समय अगर हमारी मदर एंटीबायोटिक के ऊपर ज़्यादा चल रही है, स्टेरॉइड्स ले रही है, या अनवांटेड केमिकल्स का यूज़ कर रही है खाने में, या अनवांटेड इमल्सीफायर्स खा रही है जो आइसक्रीम में बहुत आइसक्रीम मिलते हैं, जी। या अनवांटेड केमिकल्स लगा रही है स्किन के ऊपर, ब्यूटी के केमिकल जो बनते हैं, इसे 11,000 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। या वो जब वो प्रेग्नेंट थी उन्होंने ड्रिंक वगैरह तो नहीं किया है, या स्ट्रेस में तो नहीं रहे, तो याद रखिएगा ये दूसरा रीज़न है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, गड़बड़ सबसे ज़्यादा हो रही है हमारी सोसाइटी में कि बच्चा जैसे ही बाहर खेलता है उसका मन करता है हमेशा धूल में खेलने को, बच्चे को देख लेना। लेकिन अब हमारे घर स्टेरिलाइज्ड हो चुके हैं, कई बार हम पोछा लगाते हैं, हाथों को हम सैनिटाइजर से धो रहे हैं, ठीक है ना, हमारी साबुन बच्चों को कई कई बार लगाते हैं, 2 बार तो सभी बच्चे लगाते हैं, एक बार और लगा के तब उसे टॉवल यूज़ करते हैं। हमारे घरों में बच्चे 1-2 रहने लगे। मैं आज आपको एक ख़ास बात बता रहा हूँ, उसे अभी गूगल करिएगा, सभी लोग कर सकते हैं। उस वर्ड का नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस, एक डॉक्टर ने 17,000 बच्चों को देखा, उनमें से कुछ बच्चों को जो कैंसर हो रहा था, समय से पहले डायबिटीज़ 1 हो रही थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही थी, मोटापा हो रहा था, पेरेंट्स के साथ वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, या वो बीमार पड़ रहे थे। उन बच्चों को देखा, और उन बच्चों को देखा जिनको ये बिल्कुल बीमारी नहीं थी और वो बड़े होते जा रहे थे। ऐसे 17,000 बच्चों को डॉक्टर डेविड ट्रेकन ने लंदन में स्टडी किया, और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात पाई कि जिन बच्चों को हम अधिक सफाई में रखते हैं उनके पास उन बैक्टीरिया का कोई एक्सपोजर नहीं होता, और वो बच्चे पूरी तरह से अपनी इम्यूनिटी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ट्रेंड होती है जितने बैक्टीरियल एक्सपोजर मिलता है। लेकिन जितने बच्चे उन कॉलोनियों में पल रहे थे जहाँ पर, जिनको हम कई बार जे क्लस्टर कहते हैं, या उन बच्चों को जिनके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा थे, जिनका टावल भी कई बार चेंज हो जाता था, जो एक साथ सो रहे थे, जो एक ही थाली में खाना खा रहे थे, या जिनको ज़्यादा सफाई नहीं रखी जा रही थी, उनके नाखून भी समय से नहीं कटते थे। इस चीज़ को मुझे और आपको पढ़ाया गया, ये अनहाइजीनिक है। याद रखिएगा, एक डॉक्टर ने एक किताब लिखी है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, द डर्ट एंड हाइजीन करके। उन्होंने कहा कि वह हाइजीनिक था जिस चीज़ को आप आप हाइजीनिक कह रहे हैं कि 3 बार साबुन लगाओ, 3 बार हाथ धो, ये बहुत खतरनाक है। और ये खतरा और भी बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिनको ओसीडी हो रहा है कि वो घंटों तक नहाते हैं, घंटों तक हाथ धोते रहते हैं। उन्हें इतनी सफाई चाहिए कि अगर आप उनके घर में घुस जाएं तो वो आपके जाने के बाद जहाँ जहाँ आपने हाथ लगाया है, अगर आप चप्पल पहन कर अंदर चले गए तो सारा का सारा धोना शुरू कर देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे बहुत खतरे में हैं, क्योंकि वो इतना सफाई को रखते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम एक्सपोज ही नहीं हो रहा है।
जब आपका इम्यून सिस्टम एक्सपोज नहीं होगा तो उसे कैसे पता कि मुझे किस बैक्टीरिया के लिए रिएक्टिव करना और किसके लिए नहीं करना। एक दिन आप किसी भी बैक्टीरिया के में जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाती है और आप ऑटो इम्यून डिजीज़ के शिकार हो जाते हो, या आपकी इम्यूनिटी मर जाती है तो हम कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी एक एक्टिविटी को आप देखेंगे, चाहे आप इसे बंगाल में देखें चाहे अफ्रीका में देखें, उसके हाथ में जो भी आता है वो उसे मुंह में देता है। यह एक डिवाइन जेनेटिक प्रक्रिया है। ओके। ये इसलिए है कि वो बच्चे को उस समय ईश्वर ने ये कहा है कि तू हर चीज को मुंह में दे खेलते हुए, जब भी वो कुछ भी आएगा वो खेलेगा ऐसे और दूर तक जाएगा। याद रखिएगा, उसे दिखाई दे रहा वहां कुछ पड़ा है, जैसे ढूंढता हो जाएगा, दौड़ता हो जाएगा, तुम ना पकड़ लो, उसे लेगा और वो बैठ जाएगा और बैठ के सबसे पहले मुंह में देगा, मुंह में देकर उसे फेंकेगा। पता है ये एक देवीय प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि उस जगह पर या उस चीज में जो करोड़ों तरह के बैक्टीरिया थे, हजारों तरह की जो स्पेसीज थी वो वहां पर थी, और वो जैसे इसके मुंह में जाएगी उसका जो इम्यून सिस्टम है एकदम से इस बैक्टीरिया को पहचानेगा और वो अपनी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा और उसके साथ लड़ना शुरू करेगा। इस लड़ाई में उसे थोड़ा सा बुखार होगा, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपनी प्रैक्टिस करती है तो बॉडी उसे सपोर्ट करती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बॉडी टेम्परेचर इसलिए बढ़ाती है ताकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते ही लाखों बैक्टीरिया मर जाते हैं। 2 डिग्री अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो करोड़ों बैक्टीरिया मर जाएंगे, और 1 डिग्री और बढ़ गया 102 तक पहुंच गए तो समझ लीजिए सभी बैक्टीरिया का अब सत्यानाश हो रहा है और हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचान चुकी है। लेकिन हम क्या करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जब मैं बीमार होता था हमारे घर में हम बुखार हो जाते थे तो सबसे पहला एक इस रूल था वहां पर, अच्छा नहीं लगता था। वो रूल ये था कि नजला जुकाम बुखार और मेहमान, इनको 3 दिन खाना ना दो, ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, और हमारा खाना रोक दिया जाता था, ठीक है ना। और अब उसके बाद जैसी दवाइयाँ आई आपको खाना खूब खिलाया जाने लगा। लेकिन जैसे आप इस बुखार में आई मीन एंटीपायरेटिक देते हो, बुखार उतारने की दवाई, और एंटीबायोटिक शुरू कर देते हो, वो आपकी इम्यूनिटी को भी बर्बाद कर रहा है, आपकी बॉडी को कंफ्यूज कर रहा है, और एंटीबायोटिक आपके बच्चे के गट फ्लोरा को मार रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा 3 साल से छोटा है तो कृपया उसे संभल कर एंटीबायोटिक दीजिएगा। कभी भी ऐसे नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक लिख रहा है तो उसे दे दें, आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि 3 साल तक अगर आपने बच्चे के गट फ्लोरा को मार दिया है तो 10% ह्यूमन नाम की किताब पढ़ना, एलन बोल्टे नाम की लेडी का किस्सा पढ़ना कि उस बच्चे के कान में इन्फेक्शन था जबकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी पस आ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने डरा दिया और उसको सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स चला दिया और वो ऑटिज्म का शिकार हो गया। वो मदर और उसकी बेटी आज भी इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई है कि हम अपने एंटीबायोटिक से इन छोटे छोटे बच्चों को, कई बार ऑटिज्म हम दे रहे हैं, इसलिए मदर का जब प्रेग्नेंट है एंटीबायोटिक्स को लेना बहुत खतरनाक है, यद्यपि इस पर डॉक्टर बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल। यह है हमारा दूसरा काम है। तीसरा काम हो के जब हम बड़े हो रहे हैं अभिषेक, हम जिस खाने को खा रहे हैं वो फूड लुकिंग फूड है, फूड जैसा फूड दिखाई दे रहा है, फूड नहीं है। जितने भी आप पैकेट खा रहे हैं जिनको आप हाइजीनिक बताते हैं जी, उनमें से आप क्या खा रहे हैं, क्या ट्रांस फैट है उसमें, आपको कुछ नहीं पता। वह सिर्फ आपकी जीभ को ब्लिस पॉइंट को पकड़ लिया गया है, आपके स्वाद को पकड़कर 10,000 टेस्ट सेंटर को कब्जे में करके आपकी 60 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को बर्बाद किया जा रहा है। इसके बारे में मैं हजारों घंटों बोल सकता हूँ उन किताबों का रेफरेंस देकर। ये समझ लीजिएगा कि अब वो आपके पास खाना नहीं रहा जिसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें गुड फैट होना चाहिए। जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितने भी आप रेस्टोरेंट में जा के खाना खाते हैं, कभी आपने रेस्टोरेंट में अंदर जाके देखा कितनी बार उस तेल को पका दिया गया जिसमें आपका पापड़ तला गया। भाई साहब मुझे ऐसा कुछ हुआ कि वहीं से मुझे बाथरूम में जाना था, मैंने कहा भाई वॉशरूम किधर है, वहाँ जाना था, और मैं जाके देखा जो पापड़ मेरे लिए तला जा रहा था, मैं उसको रंग को नहीं पहचान पाया कि ये क्या, ये कीचड़ है यहाँ पर या ये तेल है। और याद रखिएगा रिफाइंड वेज ऑयल तो आपको कभी खाना ही नहीं है, लेकिन वो भी 50 बार हो चुका है, लेकिन तलने के बाद उसके ऊपर प्याज व्याज डाल के जो मुझे दिया गया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। आप खुद सोचिए कि आप बैक्टीरिया को मारने वाला खाना खा रहे हैं। आप क्या जानते हैं कि आपका डेयरी प्रोडक्ट आपके गट बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है? क्या आप जानते हैं रिफाइंड
शुगर आपको नहीं खानी है। क्या आप जानते हैं कि आपका व्हीट का जो ग्लूटन है वह आपकी आंतों में छेद करता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। किताब का नाम है व्हीट बेली और दूसरी किताब का नाम है ग्रेन ब्रेन, दोनों गेहूं के ऊपर लिखी गई है। एक सेकंड सर, आपको इंटरप्ट करूंगा, आई होप यू वोंट माइंड। आपने अभी रिफाइंड शुगर्स बोला, उतना समझ में आया। थोड़ा पीछे जाऊंगा, आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स। सर मेरा, इसके बाद आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो पुराने ज़माने के लोग रहते थे, वो लोग तो बढ़िया रोज़ दूध, मक्खन, दही, घी, मतलब हम तो हमारे गांव में पूरा देखे हैं कि सब पूरा दूध का प्रोडक्ट चलता है। और इसी से एक रिलेटेड एक और चीज़ है कि हमने ऑलरेडी प्रोटीन वाली लास्ट टाइम पे बात करी थी, बट ठीक है प्रोटीन भी छोड़िए। बट हमारे तो साइंस की किताबों में बचपन से पढ़ाया जाता है, एक दूध की ग्लास का फोटो रहता है और उसमें लिखा रहता है कि मिल्क में सारी चीज़ें हैं, सारे गुण हैं जो एक इंसान को चाहिए, एक बच्चे को चाहिए, तो मिल्क तो बहुत ज़रूरी, कैल्शियम, प्रोटीन, सारी चीज़ें इसमें। और आप कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट हमारे गट को खराब कर रहा है। सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये वाले पार्ट देखिए, को। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं कई पॉडकास्ट में एक चीज़ बता चुका हूं। आई गिव दिस कॉम्प्लीमेंट टू माय मदर, जो अब नहीं है। उनके हाथ का दूध इतना अच्छा बना करता था कि मुझे मुंह में पानी आ गया। और मेरे गांव में कोई भी मेहमान आता था तो मेरे घर का दूध पीकर वो खुश हुआ करते थे, उस मोहल्ले में जो भी मेहमान आया करते थे। और मैं दूध का इतना शौकीन था कि मैं 2 बार बड़े लंबे वाला गिलास पिया करता था। उस समय की जो हमारे घर का दूध था, उसमें जो हमारा उनको जो चारा था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं था। उस समय हमारे भैंसों को कोई ऑक्सीटोसिन नहीं दिया जाता था। उस समय उनको एक प्यार दिया जाता था। और याद रखिएगा, ये एक नॉन वेज प्रोडक्ट ही है मिल्क, ये तो आप मानेंगे। एनीवे, अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। जब मैंने अपनी बीमारियों को ठीक किया तो 95 के करीब मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा सा साइनस बाकी था। और पूरी तरह से समझ लीजिएगा कि जो बुढ़ापा आ गया था 33 साल की उम्र में, उसको भी ठीक करना था। तब मुझे एक किताब मिली जिसका नाम मैंने पिछले पॉडकास्ट में दिया था, अनलिमिटेड पावर। उस किताब ने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की कि अगर आप साइनोसाइटिस से पूरी तरह से हटाना, पीछा छुड़ाना चाहते हो, अपने वेट को घटाना चाहते हो, या कोई ऑटो इम्यून जीवन में ना हो, क्योंकि मैं ऑटो इम्यून से डरने लगा था। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मैं उससे डरने लगा था कि कभी दोबारा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको दूध छोड़ देना चाहिए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 महीने छोड़कर देख लो। उन्होंने रीज़न दिए, उन रीजन्स को मैंने पढ़ा और मैंने उन रीजन्स को फिर आगे कंफर्म भी करा। बिकॉज मैं कभी भी किसी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं लेता। अगर आप मुझे ये कहें कि ये करने से ये हो जाएगा तो मैं करके देखूंगा, तभी मैं बात बात मानूंगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़। तो मैंने फेस वैल्यू पर उसको नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने बताई मैं उसको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भैंस है या गाय है, उसके दूध को आप इसलिए पीते हैं कि वहाँ पर कैल्शियम है और वहाँ पर कैसीन है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपका जन्म पर कितना वेट था, 50 आई मीन 6 पौंड, करेक्ट। 5 पौंड, बिल्कुल। 4 पौंड। भैंस के बच्चे का कितना था, 60 पौंड। उसे कितने दिन में माँ बनना है उस बच्चे को, 24 महीने में। हमें कितने दिन में माँ या बाप बनना है, 22 साल में। उनकी कितनी लाइफ है टोटल, 12 साल। आपकी कितनी है, 80 साल। उन्हें 12 साल में माँ भी बनना है और मरना भी है। उनके हार्मोन और आपके हार्मोन कैसे एक हो सकते हैं? 50 से ज़्यादा ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ हार्मोन है, जो आपको नहीं चाहिए। इसीलिए कई बार जो आज आप देखेंगे कि बच्चों में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, जबकि उन्हें वर्टिकल ग्रोथ चाहिए। एनीवे, उसमें अगला वर्ड था कि आप इसको कैसीन के लिए पीते हैं। किसी भी किताब में आप कैसीन का मेटाबॉलिक जो प्रोसेस अपनी बॉडी में पढ़ लीजिएगा। एक किताब में लिखा है कि सिर्फ 14% कैसीन हमारा लीवर उसे डाइजेस्ट करता है। एक में लिखा है 50%, इससे कम नहीं मिला। यानी कि 50% कैसीन रिमेन अनडाइजेस्टेड और नॉन मेटाबोलाइज्ड इन आर ब्लड, यस और नो, एंड इट एक्ट्स लाइक ए फॉरेन मटेरियल। यह एक बाहरी एलर्जन की तरह काम करता है। यही कारण है कि इट गिव्स यू एलर्जी। उन्होंने अगला वर्ड दिया कि डॉक्टर एल्विस थे, और ये किताब कौन सी है, अनलिमिटेड पावर। चैप्टर का नाम एनर्जी और उसमें सब चैप्टर मिल्क। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एल्विस ने 25,000 लोगों को 3 साल तक 3 से 5 गिलास मिल्क पिलाया, प्योर। ओके। ओके। और वहां पर 2 चीज मिली उन लोगों के पास। इस खबर को नेशनल साइंस एकेडमी ने छुपाया,
क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री है, और उसमें ये पाया गया कि उन 25,000 लोगों को दो चीज़ बड़ी कॉमन थी। एक थी एलर्जी, सबके पास या तो ऑटो इम्यून डिजीज थी या एलर्जीज थी स्किन की और बाकी, और दूसरा था कि उनके पास कैल्शियम की कमी थी। आप कहेंगे कैल्शियम की कमी थी कैल्शियम की कमी थी दूध पीने वालों को? जी। और जब मैंने इसको कंफर्म किया तो मैं अब आपको इसका सीक्रेट बता देता हूँ। इस किताब, अब ये मैं 3-4 किताबों के नाम लूँगा, उसमें से शायद एक 10% ह्यूमन है, एक जीनियस आई मीन फूड है, या एक फाइबर फ्यूल्ड है जो मेरे पास है। ऐसा क्यों हुआ मैं ये बताता हूँ कि क्यों कैल्शियम की कमी होती है। ये रियल है। तो शॉकिंग है। जी सर, बताइए। वो इसलिए है कि आपकी बॉडी को जीवित रहने के लिए हमेशा एक पीएच वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है, वो है 7.4। अगर आपकी पीएच वैल्यू 7.4 से नीचे आ जाएगी, वो 7 तक भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 7 से नीचे आएगी तो आपकी बॉडी एसिडिक मीडियम में चली जाएगी, और आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, आसपास जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो आपको अटैक करेंगे। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमें तब अटैक करते हैं जब हम एसिडिक मीडियम में होते हैं। कोई भी कैंसर सेल एल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव नहीं करती है। तो ये हमारी बॉडी की एक खास बात है। इस समय भी जब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी इस समय एक मेहनत कर रही है। भले ही आपने नाश्ता खराब किया हो, लेकिन वो अपने आप को पूरी ताकत को लगाकर आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट को लेकर किसी तरह से आपके पीएच वैल्यू को 7.4 करना चाहती है। अगर ये 4 या 5 तक आ जाता है तो हम मर जाते हैं। हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो एसिड निकलता है उसका पीएच वैल्यू 3 होता है, जो आपकी कार की बैटरी है, जो उसका तेजाब है। लेकिन वो सिर्फ हमारी पेट की आई मीन लाइनिंग ही उसको झेल सकती है। अगर वो जरा सा ऊपर लग जाए तो आपका हार्ट बर्न होता है। एनीवे मैं वहीं नहीं जाता, यहीं आते हैं। मान लेते जब आप दूध पीते हैं तो दूध इमीडिएटली आपकी बॉडी के मीडियम को बदलकर एसिडिक करता है। क्यों करता है? उसके उसमें बहुत सारे और केमिकल्स भी हैं, इंक्लूडिंग फॉस्फोरस। जैसे ही वह एसिडिक मीडियम में आपकी बॉडी जाती है तो उसको इमीडिएटली क्या करना होगा? उसे एल्कलाइन करना होगा और पीएच वैल्यू को 7.4 करना होगा। ऐसा करने के लिए द बेस्ट एल्कलाइजर उसके पास है कैल्शियम, और वो कैल्शियम दो जगह पर पाया जाता है, एक हड्डियों में और दांतों में, और दूसरा 1% कैल्शियम 99% यहाँ पर है, और 1% है आपके ब्लड में, जो फॉर्म में है उसकी वो है बायोकार्बोनेट, और आपकी सेल्स में वो 1% है। ओके। अब आप खुद बताइए कि आपने फ्यूचर के बच्चे के, जब वो इंजीनियर बनेगा उसके लिए 1 लाख रुपए रखे हुए हैं कि 20 साल बाद ये 20 लाख हो जाएंगे और मैं इनकी फीस जमा कर दूंगा। लेकिन अचानक आज परिवार में एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि पैसा चाहिए, आप क्या करेंगे? इस पैसे को यूज कर लेंगे ना। करेक्ट। तो ऐसे में आपकी बॉडी आपके बायोकार्बोनेट को यूज कर लेती है और आपको बचा लेती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो नुकसान अभी आपके ब्लड को चाहिए वहाँ पे बायोकार्बोनेट के रूप में और आपकी सेल को चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक कह रही है। जी जी। तो भैया सब लोग मुझे गाली मत देना, वैसे मुझे पढ़ और सर चुके ने हैं, बुक के नाम भी बता दिए हैं वैसे। जी। वैसे 15-20 हज़ार गालियाँ पढ़ चुकी हैं, लेकिन मुझे पास सर भैया आप इतनी मिथ ब्रेकिंग बात कहते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोग इसको लाइक भी करते होंगे आपके लाइक नहीं opinions करते को। सर। मुझे एक आदमी ने कहा कि सर माई हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा, और वो क्योर हो गया? 3 दिन में। उन्होंने कहा सर 3 दिन में हमने वीट छोड़ा, शुगर छोड़ी, रिफाइंड ऑयल छोड़ा और ये गेहूं छोड़ा, आई मीन ये मिल्क छोड़ा, और वो चारों चीज़ों के शौकीन थे, और हमने बाहर का खाना छोड़ा। और मैंने ये भी कहा कि अब 3 महीने बाद खा लेना बाहर का भी खाना। मैं भी खूब पार्टी करता हूँ भाई साहब, लेकिन मैं अपने गट को ठीक करता हूँ। आप ही तो एक कहानी सुनाते हैं ना, आप जैसे लोग कि एक बाज होता है 35 साल बाद एक डिसीजन लेता है कि जी, तो जी, मरना जी, है हाँ, क्योंकि हाँ। चोंच पंख और आई मीन उसके पंजे खराब हो गए, या 180 दिन भूखा रहकर वो क्या करता है, वो अपने आप को रिन्यू करता है, Correct. नई चोंच, नए पंख बिल्कुल। और नए पंजे आ जाते हैं, तो और हमारी फिर वो अगले 35 साल जीता है। करेक्ट। तो अपने गट को ठीक कर लो ना। तो जब दूध जो है वो जो कैल्शियम की अभी बॉडी पूरी करेगी, वो से याद रखेगा एक जगह से करेगी, या तो आपके हड्डियों से या आपके दांतों से। आप देख लेना दूध पीने वाले लोगों को अगर इतना कैल्शियम मिल रहा तो दांत खोखले सबसे ज़्यादा गांव वालों के हैं। मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे सारे पॉडकास्ट देखेंगे, हंसेंगे यार तेरे में
अभी मेरे से मिले थे हम साथ रहे थे जी आई जी मीन जी एक जी जी जगह पर। जी। उन्होंने कहा यार ये मेरे तो इतने, ये इधर से 3 चाय हो गए, नीचे से 5 हो गए, इधर से था सारे नकली हो गए, तेरे कितने हैं? मैंने कहा भाई साहब वही 2, जब तक दूध पिया था वही 2 खोखले हुए थे, उसके बाद खोखले नहीं हुए। याद रखिएगा ओस्टोपोरोसिस का एक बड़ा रीजन आज का दूध है। और जब आप दूध कह रहे हैं, सिर्फ दूध कह रहे हैं या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी कह रहे हैं? सारी चीजें कह रहा हूँ सर। आप कर्ड भी बोल रहे हैं, पनीर भी बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं? जब मुझे छोड़ने के लिए बोला गया तो सभी चीज को बोला गया था। उन्होंने कहा कि ठीक बात है कि आपके कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, पर हार्मोन अभी वो न्यूट्रलाइज हुए नहीं हुए, वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उसको दिए गए जो भैंस को, वो अभी न्यूट्रलाइज हुए, इसकी गारंटी क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चारा खा रहे हैं। सर फिर हमारा पूरा देश उल्टा नहीं चल रहा? रोज दूध की 3 कप चाय होती है दिन में, बच्चों को अलग से दूध पिलाया जाता है, चुप, वही मैं बड़े आपको होके। चुपके से बता रहा हूँ, खाली पेट और शाम को बिस्किट के साथ जो चाय पीते हैं ना, दूध और बिल्कुल, चीनी वाली, तो ये ट्रेंड दोनों है, जहर हैं। और जहर मैं है। प्रूव कर दूंगा यहीं जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इनके ऊपर। बिल्कुल। लेकिन अभी हाँ हाँ, अभी पहले आप हाँ अभी बिल्कुल। ये था कि हम अपने गट बैक्टीरिया को कैसे करेक्ट बचाएं, करेक्ट, पहले उधर आते हैं ठीक जी। है ना? तो अगर आपको गट बैक्टीरिया को बढ़िया करना तो मेरे कहने से एक काम कर लेना। जी। आपका गुड बैक्टीरिया क्या कर सकता है आपकी लाइफ में? आपके आपको एल्जाइमर से बचा सकता है, पार्किंसन से बचाएगा, यही गट बैक्टीरिया, ठीक है ना? आपको मोटा होने से बचाएगा। आपका मोटापा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, कैलोरी की डिजीज़ नहीं, आपको गलत पढ़ाया जा रहा। बहुत लोग मिलेंगे आपसे ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं, आपसे पतले हैं। और बहुत सारे लोग मिलेंगे वो कहता है यार मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं घट रहा। याद रखिएगा ये कैलोरी की डिजीज़ नहीं है, या मोटापा आपकी इवन जेनेटिक डिजीज़ भी नहीं है, क्योंकि जो मोटे करने वाली जीन है और जो कम मोटे करने वाली जीन है, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 8 किलो का फ़र्क है। अगर मोटे से मोटा आदमी भी होगा तो वो सिर्फ 8 किलो मोटा हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है निखिल धुरंधर। उन्होंने 1980 में एक बहुत बड़ी रिसर्च करी थी, इसीलिए वो अमेरिका में ओबेसिटी के प्रेसिडेंट हैं एक एसोसिएशन के। उनको कभी गूगल कर लीजिएगा, निखिल धुरंधर। ये जो भी चीज़ को कहूँगा मैं, वो नहीं कहूँगा कि किसी ने मैंने वहाँ सुना था, ये चीज़ों में मैं यकीन नहीं करता हूँ, या फला आदमी ने ऐसे ही बोल दिया था, या दादी माँ के नुस्खों में ये बोला गया था, या आपके अनुसार किसी किताब में दूध का फोटो आ गया था। वो नैरेटिव मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, मुझे देखना होगा। मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, तुम्हारे पास खाने से पहले सोचने की एक विजडम है, डिसीजन लेने की, ठीक है ना? आपके आपके जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है, आपका बैड बैक्टीरिया अगर बढ़ गया ना तो वो बनाएगा एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड। अगर ये ब्रेन में चले गए तो आपके ब्रेन को मार देंगे, इन्फ्लेम्ड कर देंगे। सिंपल सी बात ये है आम आदमी को, ठीक है ना? इन्हें बचाने के लिए पता क्या चाहिए? गुड बैक्टीरिया इमीडिएटली। कहाँ? यहाँ। और आप गोली खाएंगे यहाँ के लिए, खानी थी यहाँ के लिए। और ये गुड बैक्टीरिया क्या बनाएंगे, इसका नाम लिख लीजिएगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCFA। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। और उसमें 3 है, एक है ब्यूटीरेट, एक है एसीटेट और एक है प्रोपियोनेट। जैसे ही आपका ब्यूटीरेट यानी कि SCFA बढ़ेगा, वह आपकी ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करता है। वाह। किताब कभी भी पढ़ लीजिएगा, आपका ब्यूटीरेट एकदम से BDNF नाम का केमिकल बनाता है, जिसको हम ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर कहते हैं, जी। और आप एकदम से यंग हो जाते हैं। करेक्ट। ब्रेन से आपकी सोच अच्छी हो जाती है, सही जगह पर पैसा लगाओगे, नहीं तो याद रखना टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और आपके बैड बैक्टीरिया खराब कर देंगे। जी। तो आप खूब सारा फाइबर खाइए, खूब बढ़िया से कैप्सूल मार्केट में भी मिलते हैं और कांजी से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना? ओके। ढोकला खाइए रोजाना। पुराने ज़माने में बासी रोटी जो मिलती थी ना, याद रखिएगा वो हमारे लिए अमृत थी। वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं रोटी में 2 घंटे बाद। जब भी आप इडली खाएं तो ठंडी करके खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, गर्मा गर्म ना खाएं, क्योंकि वो फर्मेंटेड है। उसका तभी फ़ायदा है कि उसमें रीजनरेट हो जाए वो बैक्टीरिया। कांजी को पिया करें, राइस की हो चाहे बीट रूट की, और रोज़ पिया करें, और फाइबर को करें। और मेरे कहने से आप 4-5 चीज़ों को सिर्फ कुछ ना करें, 45 दिन के लिए छोड़ दें। लेकिन पता है, आदमी बीमार होकर भी 45 दिन के लिए नहीं छोड़ने को तैयार है, वो मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ। मैं कहता हूँ करके देख ले, खुद पे देख लो, बिल्कुल। करके देख ले, 3 दिन में ठीक ना हो जाए तेरा पेट। तो आपने 5 चीजें जो हमको हटानी है, एक तो मेरे को रिफाइंड शुगर दिख नंबर गया, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी ठीक है। रिफाइंड वेज ऑयल में याद रखिएगा 3 बार केमिकल और पेट्रोल मिलाया जाता है।
पहली बार जैसे ही उस वेज में से तेल निकाला जाता है उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है C6H14, जो एक हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ताकि उसमें से सारा निकल जाए। दूसरी बात है उसमें खुशबू आती है तो उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है। और तीसरी चीज़ को आप चौंक जाएंगे, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उस वेज ऑयल को जो घर पर निकला हुआ था उसे जब आप पकाते हैं तो वो उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। मान लेते हैं 50 डिग्री पर, अभी उबला भी नहीं आपकी पूड़ी के लिए, कचौड़ी के लिए, लेकिन उसका स्मोक बढ़ गया, आपके पूरे घर में स्मोक आ गया। छोटे छोटे आपके हमारे डब्बे जैसे मकान हो गए, बिल्कुल हवेली तो रही नहीं, बिल्कुल खुले में जहाँ बिल्कुल बनता था, बिल्कुल। ठीक है ना, तो धुआं निकल जाता था, वो नुकसान भी नहीं देता था, वो सिर्फ छींकी तो देता था या आंखों में दर्द जलन करता था, तो वहाँ तो खुला था गाँव में तो मेरे। लेकिन अब तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए तेल कि उसमें स्मोक पॉइंट बढ़ा दे। तो वो क्या करते हैं, उसमें केमिकल मिलाकर उस स्मोक पॉइंट को ऐसा कर देंगे वो 200 डिग्री तक उबल ले लेकिन आपको धुआं ना दे, और आप कहेंगे वाह कितनी बढ़िया पूड़ी तली जा रही है। याद रखिएगा ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें केमिकल मिल चुके हैं। दूसरी चीज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़कर देख लो आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप पीते हैं। सर लास्ट टाइम आपसे मिला था, ऑडियंस को बता दूं कि मैंने मिल्क छोड़ा है, दही नहीं छोड़ा हूँ, बट और पनीर नहीं छोड़ा हो, तो टेक्निकली मैंने पूरा नहीं छोड़ा है, बट मैं धीरे धीरे करके, अब मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, 45 डेज ट्राई तो करना चाहिए, आप कोटेज बिल्कुल सही। पनीर, कोटेज चीज को मत खाइएगा, उसमें ओके। कई बार उसको ट्रीट करने के लिए कई बार पीओपी मिलाया जाता है। ओह ओह, सर आप सीधे हिलाते हैं तो पूरा $1 बिलियन इंडस्ट्रीज ही हिला देते हैं आपके नहीं, बोलते मैं नहीं हिला रहा हूँ, मैं तो सबसे बोलते। कह रहा हूँ, मेरे घर में भी गाय है, मैं उसकी पूजा मैं उसके ऊपर हाथ फेरने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गाय को गले लगाकर उसकी जीभ को अपने माथे पर लेकर उसके उसके चमड़ी को टच करके मुझे वो बैक्टीरिया मिलते हैं जो मुझे चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये है आने वाली है कि गट बैक्टीरिया दोबारा तुम्हारे तुम्हारे बच्चों के पेट में मैं डेवलप करूँगा, अपने गाँव में ले जाकर उन्हें खेत में ले जाऊँगा, उस खेत में जिसमें मैंने कोई पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। मैंने अपने बड़े भाई से कह दिया कि मेरे लिए एक टुकड़ा जो मेरे ज़मीन का है, भाई को ही के पास ही है, कि ऐसा तैयार कर दो जहाँ पर मैं पानी भरूंगा और उसमें कहूँगा कि इसमें कूदो, यहीं पर तुम्हें कांजी पिलाऊंगा, सारे दिन इस बैक्टीरियल इसमें पड़े रहो मड बाथ में, जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा। सारी उस मिट्टी को मैं रीट्रीट करूँगा, चाहे 1 साल लगेगा मुझे, मैं उस लालच को छोड़ दूंगा कि मुझे यहाँ से कितनी फसल हो रही थी। ये मेरा एक सभी लोगों के लिए। पहले तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़कर देखो सिर्फ 1 महीने के लिए, फिर पी लेना। गाय भी यही है, भैंस भी यही है, तुम भी यही हो, डेयरी भी यही है। तीसरी चीज़ आपको मैंने कहा है वीट। सर वीट तो हमारे सारे घरों का वो है, बट वीट भी आप छोड़ने बोल रहे हैं? आपने एक हिचकी मूवी देखी है? कौन सी? हिचकी, हाँ 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 रानी मुखर्जी हाँ की। हाँ, रानी मुखर्जी उसमें वाली। वो एक एक्टिंग का करती है, वो एक बीमारी है टिक, हाँ जिसको हम टोरेट सिंड्रोम करते हैं। क्लियर? आप ग्रीन ब्रेन का शायद 69th पेज है, ओके। डॉक्टर पर्ल मटर की एक किताब है ग्रीन ब्रेन। उन्होंने ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च की विलियम डेविस के साथ मिलकर। विलियम डेविस की एक किताब है वीट बैली, ये बैली निकली पड़ी ना हमारे इंडियंस हाँ की, हाँ हाँ हाँ, इसका नाम उन्होंने रखा वीट वीट बैली। बेली। ठीक है ओके। ना? उन्होंने कहा कि बिगर योर बैली स्मॉलर योर ब्रेन, और उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। टोरेट सिंड्रोम का लक्षण डॉक्टर ग्रीन ब्रेन के डॉक्टर के अनुसार, जिनका नाम है डॉक्टर पर्ल मटर एमडी हैं, उनकी एक वेबसाइट भी है, कभी जाकर देखिएगा। उन्होंने कहा जैसे ही मैंने लोगों के बच्चों के वीट को छुड़वाया उनका टोरेट सिंड्रोम ठीक हो गया। जैसे ही लोगों के मूड को स्विंग ज़्यादा हो रहा था, उनको अनवांटेड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने वीट छुड़वाया, क्योंकि वीट की जो ग्लूटन है वो क्या क्या करती है उसको मैं अगला है, आप वाइट सोल्ट छोड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यूट्रिएंट मिले, यही तो दूध पीने के लिए कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंद्र देवता ने और सूरज देवता ने हमारे लिए पृथ्वी पर एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें 92 वो मिनरल हैं जो आपको चाहिए और जैसे चाहिए। आपके दूध में बोरोन नहीं है, दो घर पे जाके देख लेना, आपकी बोन को बोरोन चाहिए। वहाँ पर मैग्नीज भी नहीं है आपके दूध में, वहाँ पर मैग्नीशियम भी नहीं है, वहाँ पर फॉस्फोरस है जो आपके कैल्शियम को
डाइजेस्ट नहीं होने देता, हड्डियों तक जाने नहीं देता, इसकी रिसर्च पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को कर लें जिसमें 92 मिनरल्स हैं और वो कितने पैसे की है, मुश्किल से 5 पैसे की पर डे, तो आप अपनी बॉडी को एक बीमारी से बचा सकते हैं जीवन भर के लिए, जिसका नाम है कैंसर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किताब का नाम दे रहा हूँ। किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। डॉक्टर का नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल, जिसका रिकॉर्ड है कि 35,000 कैंसर पेशेंट को ठीक किया है बगैर दवाई के, माइंड को ठीक करके। उनकी जो माइंड का नाम है इंस्टिंक्ट बेस्ड मेडिसिन, यानी कि आप मन की सुनो, हृदय की सुनो, कहाँ कोई गिल्ट है, कहाँ कोई अपराध बोध है, उसको ठीक करो। और उन्होंने कहा कि वो चीज़ खाइए, और उस चीज़ का नाम है सर समुद्री नमक, काला नमक, खारा, वो डली वाला जो आया जी जी करता जी था। जी जी, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक भी नहीं है, नहीं नहीं, हाँ रोक ये भी नहीं है, ये वो हाँ डली समझ वाला गया, है, वाइट दली वाला, गंदा सा हाँ, मिलता है। समझ मैं गया। आपको बताता हूँ, मैं मेरे घर में वो अलग से रखा हुआ है। आई टेक इट एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं सुबह की जो चाय बनाता हूँ, आप कहेंगे चाय तो अभी आपने हाँ हाँ कहा, हाँ, मेरी चाय होती है उसमें थोड़े से मैं हल्दी डालता हूँ, क्योंकि हल्दी बैड बैक्टीरिया को मारती है और गुड बैक्टीरिया के लिए अमृत है। कच्ची हल्दी आप बोल कच्ची रहे हैं? हल्दी, जी। उसकी चाय बनाता हूँ। थोड़ा सा अश्वगंधा का पाउडर डाल लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें नेटल ग्रास आती है एक, जिसको बिच्छू घास कहा जी जाता जी है, जी, समझ गए। थोड़ा सा उसमें मैं हिबिस्कस के आई मीन डाल लेता हूँ, ग्रेन्यूल्स जो मिल जाते हैं बड़ी अच्छे ऑर्गेनिक। और उसको, उसमें थोड़ा अदरक भी घर में रखा होता है, एक इलायची भी डाल लेता हूँ, और उसको एक कप बड़ा तैयार करता हूँ। फिर मैं अपनी स्टूडियो में जाता हूँ 4 बजे, उसको सिप करते रहता हूँ। लेकिन इसमें मैं एक चुटकी वो डली वाला नमक कूट कर, अपने हाथ से कूट कर उसमें वो डालता हूँ, ताकि ये दिन भर का मुझे मेरे मिनरल्स पूरे कर दे। ये आपका पावर ड्रिंक है एक ये तरह। मेरा पावर ड्रिंक है, और याद रखिएगा ये तुम्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, लेकिन ये आपको नहीं बताया गया। और इसके सारे के सारे मिनरल निकाल कर आपको दे दिया गया कि आयोडीन वाला नमक, जबकि उसमें आयोडीन भी है। और अगर आप सी सोल्ट के फ़ायदे जानना चाहते हो, तो आप कभी भी गूगल कर लीजिएगा, बारबारा नील जो आई हुई है, इंडिया में आने वाली है, या फिर ठीक है ना, उन्होंने कितनी रिसर्च करी है, और इसके बारे में तो जितना आप कहें। सर इधर इधर ही मेरा एक सवाल आ गया, आपने जो बुढ़ापे वाली बात बोली है, मैं पहले भी सरप्राइज था और अब वो समय आ गया कि मैं आपसे सवाल पूछूं। आप 65 बिल्कुल नहीं लगते, मैं अभी, ठीक है? आप मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, ठीक है ना, बिल्कुल मेरी नहीं शादी लगते। 1984 में हुई थी, ओह, मेरा जन्म 1960 का है, ठीक है ना। तो सर मेरा सवाल फिर आपसे ही है, बिकॉज और मैं अभी भी अपने आप को अपनी गलतियों के कारण इतना बूढ़ा कर चुका हूँ। वो दूसरी बात है कि मेरी किसी भी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। मैं एक बिल्कुल घंटा, नहीं। 1.5 घंटा में मैं करीब 60 से 70 कंटिन्यूसली सूर्य नमस्कार करता हूँ डेली, 60 से 70। 60 से उसके बाद 70 मैं सूर्य फिर, नमस्कार। हाँ, फिर मैं अपने वो करने के बाद इतने मेरा जुम्बा का टीचर आ जाता है, फिर मैं 1 घंटा जुम्बा करता हूँ, फिर बाहर निकल कर मैं जितना भी मेरे लिए अवेलेबल है उस जिम में मेरे लिए, वो मैं सब करता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा सोता हूँ। ब्रेकफास्ट में बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए, वो मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे अपने ब्रेन, मुझे पता है कि जितना भी हमारे ब्रेन की पावर है, वो हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास भूखे रहने वाली जीन थी, वो सिर्फ छकने वाली जीन एक हुआ करती थी। जब हम विंटर से पहले हमारे पास बेरीज हुआ करती थी, फ्रूट्स पका करते थे, तो हमारे पूर्वज उन्हें खाकर एक लेयर यहाँ पर रखा करते थे, ताकि वो विंटर में आपकी एनर्जी काम आ जाए। आज आप इसलिए बीमार हैं कि आपके पास खाना ज़्यादा है। याद रखिएगा, हमारी जो जीन थी वो कम खाने के लिए थी। अब आपको रात को भी आप खाना खा रहे 2-2 बजे तक, आपके पास, याद रखिएगा, जब आप भूखे होते हैं उस समय आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है और गट पावर बढ़ती है। आपके गट के बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ खाली पेट चाहिए उन्हें मल्टीप्लाई होने के लिए। जब आप खाली पेट होते हैं ना 24 घंटे के लिए, देख लेना आपके स्टूल की क्वांटिटी बदल पड़ जाती है। एक्सीडेंटली दोस्तों आज ही मेरे साथ हो गया है। कल आखिरी बार सर को मैंने बताया था 1 बजे खाया हुआ है, और ब्लैक कॉफ़ी आज सुबह हुई है। तो और सर ये मैंने खुद पे भी कुछ टेस्ट किया हुआ है। जब भी मतलब मैं इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं, बट कभी ओकेजनली मैं 24 घंटे का, जैसे आप बिल्कुल बोल रहे हैं, तो स्टूल की क्वालिटी भी अलग हो जाती है, हाँ, और पता नहीं स्ट्रेंजली मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, कम बढ़ नहीं जाती होती है। है। याद जी रखिएगा, अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं जी। तो आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग जरूर करें। ये फास्टिंग से ही मेरा सवाल है। वैसे तो मेरे सर के हर स्टेटमेंट में दोस्तों इतने सवाल मेरे निकल जाते हैं, और सर सबका आंसर इतने बखूबी देते हैं।
एंड आई वुडंट बी सरप्राइज लोग यहाँ पे पार्ट 3 भी डिमांड करेंगे, लेकिन मैं पहले, अब फास्टिंग आया तो पहले फास्टिंग से पूछता हूँ। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल एक बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, मतलब इसके अलग अलग कुछ बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 12 घंटे मत खाओ, कुछ बोलते हैं 16 घंटे मत खाओ, एक 18। और एक मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हमने वाटर फास्टिंग या विदाउट वाटर फास्टिंग अगर 2 दिन कर लिया तो हमारे कैंसर के सेल्स मर जा रहे हैं। और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपने और एक्सटेंडेड कर लिया तो आपकी पूरी बॉडी कुछ अच्छी हो जाती है। तो मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ सर इस चीज़। अगर आप अपने, पहली तो बात एक चीज़ समझिएगा कि हम अपने हंटर गैदरर्स के ही तो हम वंशज हैं ना। बिल्कुल। जो हमारे पास जो पहली जनरेशन थी, अगर हम 10,000 साल पहले जाएं तो गेहूं 10,000 साल पहले आया है। उससे पहले तो गेहूं नहीं था ना। लेकिन हमारी जो जीन जो है वो 40,000 साल बदलती है। तो हमारे पास जो जीन थी वो थी जहाँ पर हम भूखे रहा करते थे। अगर मैं अपने टाइम में जाऊँ, अभिषेक, मैं अपना चाइल्डहुड बताता हूँ। जी सर। मैं 1970 में अपने गांव को छोड़कर दूसरे टाउन में गया। मुजफ्फरनगर का टाउन है जहाँ से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिलोंग करता है। जी जी सेम जी जी। स्कूल, ओ, वो बाद में पढ़ा मेरे वाह। बाद। इवन वी वर्कड ऑन द सेम मेडिकल स्टोर ऑल्सो। जो उन्होंने बताया था अनुपम खेर को कि वो फिरोज मेडिकल स्टोर पे काम किया करते थे, से देयर आई ऑल्सो वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एनीवे, तो मैं देखा करता था कि हम घर से निकले, हमारे पास माँ ने एक रोटी 2 रोटी छलने में रख दी, उसमें एक अचार की फाँक हुआ करती थी। 10 बजे हमारी हाफ टाइम हुआ, उसके बाद 1 बजे छुट्टी हो गई। 1 बजे जो भूख लगती थी, और घर तक हमें आने के लिए 7 किलोमीटर होता था, 6 से 7 किलोमीटर, अभी भी उतना ही टाउन डिस्टेंस है। और हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, और बीच में कोई खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं होता था। सही बात तो यह है कि अगर कुछ होता था तो वो चोरी का गन्ना होता था, कि गन्ना तोड़ लो और जल्दी से चूस लो, नहीं तो पकड़ लेगा कोई। और ज़रूरी नहीं कि गन्ना सर्दियों में ही हो, लेकिन जुलाई में नहीं होगा, जुलाई अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर के शुरू में नहीं होगा। गोट माई पॉइंट। यानी कि अब मैं कितनी देर तक भूखा हूँ, जब मैं घर तक आ रहा हूँ। कब आया हूँ? करीब करीब 2:30 बजे। 2:30 बजे आकर मुझे खाना मिल रहा है। तो मेरी जो बेसिकली जो फास्टिंग है, उस समय जो केमिकल निकल रहे हैं मेरी बॉडी के, वह यूनिक है। याद रखिएगा, अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो वहाँ पर इतना खाना नहीं था, लेकिन जब खाना था तो वो ज़्यादा खाते थे, नो डाउट अबाउट इट। हमारे पास एक थ्रिफ्टी नाम की जीन होती है। थ्रिफ्टी जीन का मतलब है कि जैसे ही मिला वो एकदम से भरने लगती है, ये मानते हैं कि अब आगे पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन जब आपके पास खाना ज़्यादा हो गया तो थ्रिफ्टी जीन अब यही सोच रही है कि पता नहीं फिर कब मिलेगा, और ज़्यादा खा लो, एंड यू इमीडिएटली ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट थिंग। चलो अब बर्गर खाया यार, अभी आइसक्रीम भी खा लेते हैं, यार आइसक्रीम खाए तो चलो एक और अभी ब्राउनी भी मंगा लेते हैं। तो आज जो फास्टिंग आप करते हैं, तो अब इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। अगर आप 2016 का नोबेल प्राइज़ या 2015 का नोबेल प्राइज़ भी देखें, तो एक जापानीज आदमी को मिला है, उन्होंने फास्टिंग के ऊपर कुछ काम किया है। हमारे यहाँ उपवास रखना, जी। हमारे यहाँ नवरात्रि रखना, याद रखिएगा, यह मात्र रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में, कि वो जेनेटिकली, हम लोग जेनेटिकली ओके रहें, माइंड से ओके रहें, बॉडी से ओके रहें, गट से ओके रहें। और जब हम उस प्रोसेस से गुजरें तो हम एक नई प्रक्रिया को लें। जब आप भूखे रहते हैं तो जितनी चीज़ें आपने बता रही हैं वो तो बता ही रहेंगे, एक चीज़ मैं स्पेशल बताऊंगा आपको। जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में पहुंच जाती है। इसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। एक होती है स्ट्रेस जो ज़्यादा खाने से आपको आ रही है, एक होती है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉजिटिव स्ट्रेस जिस जैसे आप ठंडे पानी में नहाएं और एकदम गर्म में चले जाएं, फिर ठंडे में नहाएं, तो आपकी बॉडी यू स्ट्रेस को जी रही है, यानी कि वो एक अडेप्टेबिलिटी को ले रही है कि मुझे इसमें भी जीना सीखना होगा, और वो अपनी उम्र को बढ़ाती थी। एक किताब आई है, उसका नाम है डिकोडिंग द एजिंग। डिकोडिंग द एजिंग, ये किताब है, मैंने अभी आई है मेरे पास। उसमें कहा कि आप जब अगर लंबी उम्र करना चाहते हो तो यू स्ट्रेस को लें, यानी कि जब आपको खाना खूब मिला तो भूखे रहकर देखें, जब आप गर्म पानी अवेलेबल है होटल में, पर आप ठंडे वाले पे नहा के देखें, फिर गर्म ले लें, फिर ठंडा ले लें, यानी कि आपकी बॉडी इस टाइम एक पॉजिटिव रिएक्शन मोड में आएगी। क्लियर? तो जब आप भूखे रहते हैं आपको यू स्ट्रेस मिलती है, यानी कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में जाती है, और सर्वाइवल मोड में जाकर वो पहला काम करती है, इसको हम ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी का मतलब होता है स्वयं को खाना, खुद को खाना। एक होता है जियोफैगी, आप गांव में देखेंगे कई बार लेडीज मिट्टी खाने लगती हैं,
मिट्टी के बर्तन बहुत खाने लगते थे चुपचाप, ठीक है ना। तो ये जियोफैगी होता है। ये हमारे पर्टिकुलर कुछ ऐसे बॉडी के सिग्नल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि इस मिट्टी में वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो तुम खा लो। इसलिए अफ्रीका में मिट्टी की केक बिकती है एक जगह पर, मैं उसका नाम वाम सब है लेकिन याद नहीं नहीं, रहती, मिट्टी की केक सर मिलती है। इतना ऑलरेडी याद रहता है आपको, बुक ऑथर सब याद है। जी सर। तो ऑटोफैगी क्या करती है, तो पहले बॉडी क्या करती है कि उसके पास जो डैमेज्ड सेल है वो उनको खाना शुरू कर देती है, ठीक है ना। कई बार आप Okay. कहते हैं सैलून में जा रहा हूँ, डैमेज्ड हाँ हाँ हाँ। सेल निकलवाऊंगा, और जो अंदर पड़ी उन्हें कौन निकालेगा। तो अभी मेरे अंदर ऑटोफेगी हो रहा तो होगा। ऑटोफैगी हो रहा जी है। जी जी, समझ गया। ऑटोफैगी होने के बाद आपका मुंह कैसा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसा कच्चा मांस के बाद आता है टेस्ट, हाँ बिल्कुल हाँ वैसे हाँ ही आता हाँ है। हाँ हाँ। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इस टाइम उस बेकार के प्रोडक्ट को खा रही है जो हमारे लिए बेकार पड़ा था। तब भी आप नहीं खाते तो वो दूसरा काम करती है। दूसरा काम करती है कि वो आपके बैक्टीरिया जितने पड़े हैं उसके पास, सेल के पास, वो उनको चबाना शुरू कर देती है। वायरस पड़ा है, अब बैक्टीरिया जो बोल रहे हैं अच्छे बुरे दोनों खाने लग जाएगी? वो अच्छे वाले पेट की बात है, लेकिन सेल के पास जो सेल के, बैक्टीरिया अच्छा पड़े हैं सेल के। अंदर, जी 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 जो जी अभी जी। उसकी समझ आपकी गए। इम्यूनिटी के कारण चुपचाप पड़े हैं, जी जी जी। तो आपका ऑटोफैगी एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, बॉडी को पूरी तरह से क्लींस करते हैं। तीसरा काम है, फिर भी आप नहीं कुछ खाते तो वो आपकी कैंसर सेल्स को खाती है जो आपके पास कई बार ओके। बची पड़ी हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ कैंसर सेल डेली बनती हैं, डेली? डेली हमारे पास करीब करीब 40 से 70 बिलियन सेल डेली मरती हैं, जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं। अपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम डेथ। इनमें से कुछ नहीं मरती है, उन्हें हम कैंसर सेल कहते हैं, जो मरना भूल जाती हैं। तो इसे हमारी ऑटोफैगी में हमारी बॉडी खाने लगती है, और उसके बाद भी आप नहीं खाते तो फिर ये आपके फैट को खाती है। इसीलिए कई बार लोग क्लेम करते हैं कि आप कैंसर जैसी डिजीज को ठीक करने के लिए एक लंबी फास्टिंग करें। अच्छा सर, तो आप ये ऑटोफेजी वाला केस बता रहे थे कि कैंसर भी इस चीज से सॉल्व हो जाता है, आप देखिए, ऐसा कह रहे हैं? सिंपल सी बात यह है कि जब आप ऑटोफैगी करते हैं तो आपकी बॉडी के पास इतनी पावर है कि वो जितने भी कैंसर सेल है उसे खा लेती है। ऑटोफैगी की एक खास बात ये होती है कि वो आपके गट के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली गुड बैक्टीरिया के लिए। गुड बैक्टीरिया ऐसे में अपने आप को बहुत कामनेस में सुरक्षित पाते हैं, और उन्हें पहली बार चांस मिलता है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करें। जब आपके गट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल का नाम है SCFA, जो मैंने बताया था। वो SCFA एक अलग केमिकल निकालता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ, HDAC। अगर मैं इसको पूरा भी लूँ तो इसका नाम बनता है हिस्टोन डी एसिटाइलेसिस। ओके। इसकी खास बात ये होती है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि जब हमारी कैंसर की सेल प्रोलिफरेट करते हैं, यानी कि 1 से 2 बनती है, तो वही इस प्रक्रिया को ख़त्म कर देती है। दूसरी बात यह है कि जब आपके गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, आपकी ऑटोफैगी के साथ वो बढ़ती है जी। बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ आराम। तो उसमें दूसरा काम ये करती है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल की मरने की एक प्रक्रिया होती है, इसे हम प्रोग्राम डेथ कहते हैं। एक उम्र के बाद हमारी सेल मर जाती है, इसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन कैंसर सेल में या किसी आदमी को कैंसर हो जाता है, वहाँ अपोप्टोसिस नहीं होती। इसके लिए 40 से 70 बिलियन सेल डेली अपने आप को मारकर नई सेल को अपनी जन्म वो देती हैं जगह। ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। लेकिन ये देखा गया है कि कैंसर सेल में कई बार कुछ सेल ये अपोप्टोसिस का शिकार नहीं होती, और वो अपने आप को म्यूटेट करती रहती हैं, रेजिस्टेंट कर लेती हैं, या अपनी उम्र को बढ़ा लेती हैं। आपके गट बैक्टीरिया ही जो ब्यूटीरेट या ब्यूटरिक एसिड या एसीटेट या प्रोपियोनेट निकालती है, यह आपकी प्रोग्राम जो सेल जिसको मरना था उस प्रोग्राम डेथ को पूरी तरह से कंफर्म करती है। यानी कि अब आपकी सेल जिसको मरना था उसको मरना जरूरी है। और नंबर 2, जो बेकार की सेल डबल हो रही थी, प्रोलिफरेशन जो मेन प्रॉब्लम है कैंसर में, उसको ये बीच में रोक देती है, जो आप कट रहे हैं। अगर आप इस वर्ड को इसको पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो किताब का नाम है फाइबर फ्यूल्ड, और ये दूसरे चैप्टर में पूरा का पूरा दिया गया है कि कैंसर एंड गुड बैक्टीरिया, और जो ऑटोफैगी है उसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। क्या बात है सर। आपकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, आप सिर्फ बात नहीं बताते, रेफरेंसेस भी देते हैं। कॉन्वर्सेशन तो हमारा चलता ही जाएगा, इस तरह से तो कभी अंत नहीं होगा, लेकिन आपका समय भी अनमोल है। प्लस दर्शकों को अगर पसंद आए तो वो पार्ट 3 वैसे भी लिखेंगे, और इस बार हम बड़ा टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 25,000 लाइक्स का। तो अगर आते हैं तो सर आपको मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगले बार हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, अगर आप अलाउ करते हैं। चलेगा।
तो And we will सर say take some prominent question from the बिल्कुल people. जितने कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस है सर के लिए आप बिल्कुल लिखिए सर। एक और बार थैंक यू सो मच Thank आप आए। Thank you. एंड दोस्तों आपको कुछ भी पसंद आया लाइक शेयर और सर के लिए जो भी सवाल हो पार्ट 3 के लिए कमेंट्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।